युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिए जाते हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जनरल टेस्ट के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में यहां पर पूछा गया था। आपको पता होगा कि 2025 में एनसीटी का एग्जाम जो है वो 2 शिफ्ट में जो है आयोजित किया गया था। पहले शिफ्ट में जो जनरल टेस्ट का यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं, और जनरल टेस्ट में हम सिर्फ अभी इस लेक्चर में रीजनिंग और मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। रीजनिंग और जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर कह सकते हो मैथ्स पूछा गया है, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल आपको यहाँ पर 28 क्वेश्चंस आते हैं जनरल टेस्ट में, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन बनाने होते हैं। एक क्वेश्चन आपको पता है कि पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं अगर आप सही करते हो तब। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1 नंबर यहाँ पर माइनस मार्किंग देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में कि हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था और किस चैप्टर से सवाल वो पूछा गया था, ताकि जब आप अपनी तैयारी शुरू करो तो आपको पता हो कि आपको कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है और किस लेवल पर हमको तैयारी करनी है। सारी चीजें आपको यहाँ पर ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देख सकते हो 29 अप्रैल 2025 को एग्जाम हुआ था 9 से 12, और ये पहला शिफ्ट का हुआ था, और पहले शिफ्ट में जो सवाल पूछा गया है उसको आज इस लेक्चर में सॉल्व कर रहे हैं। जो सेकेंड शिफ्ट में आया था उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप एनसीटी 2025 की तैयारी कर रहे हो, 26 की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 26 के लिए हमारा जो है नया कोर्स आ चुका है, श्योर सिलेक्शन बैच। आप प्राइस देख सकते हो, चाहे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, जिस भी यहाँ पर सब्जेक्ट, जिस भी कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। आप जो है कोर्स में जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो या फिर सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाओ और यहाँ पे डाउनलोड करके आप सारे कोर्सेज देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम अपने पहले सवाल के ऊपर। तो जो पहला सवाल पूछा गया आप देख सकते हो, द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आप जानते हो कि हमारे पास मैथ्स में एक चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब आपने हो सकता है पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा तो कोई घबराने की बात नहीं है। कोर्सेज में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ओके, कोर्स में हमारा अभी क्लासेस चल रही हैं लगातार, मैथ्स रीजनिंग दोनों हम खुद ही ले रहे हैं क्लास, और अभी मैथ्स में भी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। तो टाइम आएगा जब हम लोग ये भी पढ़ेंगे। तो अभी आपको अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो उतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कोर्स में बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। अभी बस ये समझो कि भाई ऐसा सवाल पूछा गया है और इसको कैसे अप्रोच करना है वो सब हमको पता होना चाहिए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक सवाल यहाँ पे पूछा गया। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, तो 2-3 चीजें इसमें होती है जो हमको पता होना चाहिए। जैसे एनवा टर्म यानी nth टर्म निकालना, nth टर्म का सम निकालना, उसके लिए फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, वो हम लोग कर लेंगे आराम से। ओके, तो अगर हम देखें पूरा सवाल पढ़ें, क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी ऐसा अगर सवाल आता है जो दिया गया उसको आप पहले लिख लो। तो क्या क्या दिया गया है कि हमारे पास फर्स्ट 51 टर्म्स का हमको सम ज्ञात करना है। ओके, तो वो तो हमको पता करना है, लेकिन दिया क्या गया, दिया गया है कि जो सेकेंड टर्म है, तो जो भी टर्म्स होते हैं हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सारे टर्म्स को हम लोग टी.एन. से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, टी.एन. से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो यहां पर क्या कह रहा है कि सेकेंड टर्म, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे T2। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 14, और क्या दिया है थर्ड टर्म, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम T3, ये कितना हो जाएगा 18। अब देखो भाई, ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है, जैसे कि मान लो यहां पर एक सीक्वेंस हम बनाते हैं A, तो दूसरा इसका जो टर्म होगा वो होगा A + D, तो तीसरा टर्म हो जाएगा A + 2D, चौथा टर्म हो जाएगा A + 3D, और ऐसे ये आगे बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार का ये जो आपका सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म होता है वो देख सकते हो, उसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहला टर्म। अच्छा, दूसरा टर्म हमको D जोड़ने पे मिल रहा है, तो ये D क्या है, A क्या है, A है आपका फर्स्ट टर्म। क्या है, फर्स्ट टर्म है, यानी पहला टर्म है। ओके, और ये जो D है, D को हम लोग कहते हैं यहां पर सार्वांतर, हिंदी में कहते हैं सार्वांतर।
कॉमन डिफरेंस कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये मिलता कैसे है? तो ये जो हर टर्म में जब आप कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हो तो अगला टर्म आपको मिलता जाता है। जैसे ये पहला टर्म था, पहले टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस डी को जोड़ दिया तो दूसरा टर्म मिल गया। अब इसमें फिर से डी जोड़ोगे दूसरे वाले में फिर से डी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो a प्लस 2d, फिर से इसमें डी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a प्लस 3d हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म हमने लिखा है इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म। अब d को कहते हैं सार्वंतर और a को कहते हैं फर्स्ट टर्म। अब यहीं से जैसे अगर उदाहरण से समझना चाहो तो मैं एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे, जैसे अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 4 6 8 10 12, ऐसे करके ये क्या हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। तो हमने कहा कि भाई ये पहला जो टर्म होता है उसको हम कहते हैं, उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये फर्स्ट टर्म होता है। तो प्रत्येक टर्म में क्या जोड़ने पर हमको दूसरा टर्म मिल रहा है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हमको पता है कि ये एपी है, अगर ये सीक्वेंस एपी में है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमको पता है कि डी कैसे निकलेगा। तो डी निकालने का एक विधि होता है, आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी टर्म उठाओ। तो मान लो हम 8 को उठाते हैं, मान लो 8 उठाया, तो हमने 8 उठाया और 8 के जो जस्ट पहले वाला नंबर है उसको आप घटा दोगे तो आएगा 2 आएगा, तो आपको मिल जाएगा ये कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी टर्म हमारे पास उससे पिछला वाला टर्म घटा दो, कोई भी एक टर्म उठा दो। कॉमन ये क्या है? एपी में है सीरीज, अगर ये एपी में सीक्वेंस है तो आप कोई भी टर्म उठाओ, उसके पीछे वाले टर्म को घटा दो, उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब अगर पता करना हो आपको, ये तो हमने बताया कि कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि डी इज इक्वल टू कोई भी T2 माइनस T1 कर दो, या फिर आपकी मर्जी हो तो आप यहां पर T3 माइनस T2 कर दो, या फिर आप T4 माइनस T3 कर दो। ये समझ में आ रहा है कि प्रत्येक अगले टर्म में से उसके जस्ट पीछे वाला टर्म घटा दोगे, मतलब 12 में से 10 घटा दो तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया हो और आपको पता करना हो कि सर ये कौन से एपी में है, जीपी में है, क्या है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कैसे पता करेंगे, या फिर हार्मोनिक है, क्या है, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा, जैसे कॉमन डिफरेंस ना हमेशा बराबर होगा, तो ये जैसे T2 माइनस T1 करोगे, ये बराबर होगा T3 माइनस T2 के, ये बराबर होगा T4 माइनस T3 के। तो ऐसे ये समान आगे बढ़ेगा। तो जब ऐसा आपको मिल जाए कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, मतलब आप इसमें से इसको घटा रहे हो, इसमें से इसको घटा रहे हो, सब बराबर आ रहा है। तो जैसे इस सवाल में देखोगे, जो एग्जांपल लिया है, कोई भी जैसे 8 में से 6 घटाओ तो कितना आएगा? 2 आएगा। 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा। 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा। 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा। 12 में से 10 घटाओगे 2 आएगा। तो मतलब ये क्या है? ये जो सीरीज है, ये सीक्वेंस है, ये किस में है? एपी में है। तो जब पता करना हो तो कैसे पता करते हैं? प्रत्येक अगले टर्म से पीछे वाला टर्म घटा दो और ये बराबर मिलना चाहिए। कोई भी 2 टर्म उठाओगे, उसके पीछे अगले वाले टर्म को पीछे वाले में घटाओगे तो ये जो है बराबर आना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए, थोड़ा सा बेसिक हमने बता दिया। अब ये सवाल को देखते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले भी आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये पढ़ सकते हो, ये बता दिया है क्या होता है। अब ये जो है जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म हमने बता ही दिया, ए फिर अगला टर्म a प्लस डी, फिर उससे अगला टर्म a प्लस 2d, फिर अगला टर्म a प्लस 3d, फिर अगला टर्म a प्लस 4d, ऐसे आता रहेगा। अब ये जो है यहाँ पर a जो है फर्स्ट टर्म है और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सार्वंतर है। अब एक फॉर्मूला होता है, जैसे आपको अगर कोई टर्म निकालना हो, मैं लेट सपोज कि मैं कहूँ 10वां टर्म निकालो, या फिर मैं कहूँ कि 15वां टर्म निकालो, या फिर 50वां टर्म निकालो, अगर मैं ऐसा कहूँ तो आपको सिंपली क्या करना है? एक फॉर्मूला यूज करना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है कि a क्या है? पहले बता दिया है, पहला टर्म है फर्स्ट टर्म, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। अगर मुझे ये पता है, क्या क्या पता रहना चाहिए? मान लो कि मुझे 10वां टर्म निकालना है, तो क्या क्या पता रहना चाहिए? हमको पहला टर्म पता रहना चाहिए और हमको डी यानी कि कॉमन डिफरेंस पता रहेगा, तो हम आराम से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। 10वां टर्म पूछे, 20वां टर्म पूछे, अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल में देखो, ये नहीं पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि आप यहाँ पे हमको टर्म बताओ, मतलब 51st टर्म नहीं पूछा है। ये क्या पूछा है कि फर्स्ट 51 टर्म का यहां पर क्या निकाल दो? सम निकाल दो। तो सम निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, उसको हम डिनोट करते हैं SN से। ठीक है, SN से, और SN बराबर क्या होता है? यहां पे लिख सकते हो SN इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। और उसी तरीके से फिर a क्या है, a है आपका फर्स्ट टर्म और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। आप देख सकते हो यहाँ भी फॉर्मूला लिखा है SN इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा देखो, अगर किसी प्रोग्रेशन में मान लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके ये a होता है फर्स्ट टर्म और l होता है लास्ट टर्म। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता चल जाए देन हम सम कैसे निकालते हैं, SN इज इक्वल टू a बाई टू और हो जाता है a प्लस l। बहुत आसान हो जाता है सम निकालना अगर आपको पहला टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो। ओके तो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मुझे सम निकालना हो तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, या फिर अगर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो अब देख लो कि यहाँ पे क्या क्या मुझे पता है और सवाल का आंसर कैसे निकालना है, ये सब बेसिक हमने आपको बता दिया है। तो सवाल के आंसर तक पहुंचने के लिए ये क्या कर रहा है कि T2 दिया है, तो T2 कैसे निकालेंगे भाई, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। अगर मैं फॉर्मूला में पुट करना चाहूं T2 मतलब क्या, दूसरा टर्म, तो T2 क्या हो जाएगा हमारे पास, T2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस, जैसे Tn क्या बताया था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया। ये दूसरा टर्म है तो n के जगह पर अगर आप 2 रख दो तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या दिया है दूसरा टर्म, तो T2 दिया है, T2 इज क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वैसे ही T2 लिखेंगे तो a यानी कि पहला टर्म क्या है, तो पहला टर्म हमको पता ही नहीं है क्योंकि ये तो इसमें कुछ दिया नहीं है, तो हम a ही रहने देंगे। a होता है फर्स्ट टर्म, n हमको निकालना है ना, n सॉरी यहाँ पे दूसरा टर्म, तो n के जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ n के जगह पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 माइनस वन इंटू डी, तो बराबर क्या आ जाएगा T2 बराबर कितना आ जाएगा, यानी दूसरा टर्म क्या आ जाएगा a प्लस, इसमें से एक घटाओगे एक आ गया d, ठीक है कितना आ जाएगा a प्लस डी। तो जो दूसरा टर्म है, ये कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि a प्लस डी यानी कि सेकेंड टर्म कितना है, 14 है। इसको आप इक्वेशन 1 बना लो, क्या बना लो, इक्वेशन 1 बना लो। सेम उसी प्रकार से T3 भी दिया है, तो हम क्या रखेंगे फिर, T3 यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे T3 इज इक्वल टू a, तो a ही रहेगा, n के जगह पर कितना हो जाएगा, n के जगह पे 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस वन इंटू डी, और a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2d। तो ये क्या है, T3 है। अच्छा T3 बराबर कितना दिया है, T3 बराबर दिया है 18, तो आप यहाँ पर क्या रख दो, 18 रख दोगे, तो यानी a प्लस 2d बराबर 18, या फिर ऐसे लिख सकते हो a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। इसको आप बना लो इक्वेशन 2 बना लिया। अब अगर मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे क्या निकालना है, देखो मतलब सवाल ही बताएगा कि आपको क्या करना है। सवाल में जैसे सवाल ही बता रहा है कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सम। अब अगर सम निकालना है तो हमको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि पता है हमको कि 51 टर्म का निकालना है, तो n के जगह पे 51 रख देंगे, a के जगह पे तो a पता करना पड़ेगा और d भी पता करना पड़ेगा, तभी तो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हमको सिंपली क्या करना है कि इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए हैं, और दोनों इक्वेशंस में a भी है और d भी है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर दें तो सॉल्व करके हमारे पास a भी निकल जाएगा और d भी निकल जाएगा। हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है, दोनों के मान हम निकाल सकते हैं। तो 2 इक्वेशन है तो दोनों के मान निकल जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम मान लो कि इक्वेशन 2 में से 1 को घटा देते हैं, तो जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 को घटा दो, तो मैं सिंपली ऐसे घटा देता हूं, ऐसे तो डायरेक्ट भी घटा सकते हो, बट मैं समझने के लिए ऐसे घटा रहा हूं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, माइनस कर दे रहा हूं मैं ये a प्लस d इज इक्वल टू 14। अच्छा इस सबको घटाना होगा, ओके ये सबको घटाओगे तो यहां पे भी माइनस, तो ये कट जाएगा, ठीक है ये क्या होगा, कट जाएगा ना, क्योंकि माइनस आ जाएगा। अच्छा ये माइनस बाहर है तो माइनस यहां भी आ जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट खोलोगे यहां भी माइनस आएगा, तो 2d में से 1d घटाओगे तो ये d बचेगा। अच्छा यहां भी माइनस आएगा तो ये कितना आ जाएगा 4, तो d बराबर कितना निकल गया 4। अगर d बराबर 4 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो जब हम यहां पर d की वैल्यू रख देते हैं 1 में तो कितना आ जाएगा, a प्लस डी बराबर कितना है 4 बराबर 14, तो a बराबर कितना निकल जाएगा, उधर लेके जाओगे तो 10 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया 10। अब देखो d का भी मान है पता, a का भी मान पता है। इतना आसान सवाल था भाई, जो दिया गया था उससे हमने 2 इक्वेशन बनाए। अब 2 इक्वेशन बनाने के बाद दोनों को से हमने क्या किया, a और d का मान निकाल लिया, आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे निकल जाएगा। अब हमको क्या निकालना है कि 51 टर्म का 51, तो SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास सम निकालने का। अब अगर ये पता है हमको कितने टर्म का निकालना है, हमको 51 टर्म का, तो यहाँ पे लिख देंगे 51, क्यों, तो यहाँ पे n लिखा है, n की जगह पे 51, यहाँ पे लिख देंगे 51/2, फिर 2a
ए का मान कितना आया 10 प्लस एन का मान कितना 51 -1, डी का मान कितना आया 4, तो सब पुट कर दिया हमने। तो ये 51/2 ऐसे ही रहने दो, ये 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ से 1 घटेगा 50 आ जाएगा, तो 50 में 4 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 5 को 20 यानी कि 200। अब फिर 51/2 करोगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 220 हो गया। अब ये 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 110, फिर 110 में 51 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1 5 1 6 और ये 5, तो 5610 आ जाएगा। कितना आ जाएगा S51 बराबर 5610, यानी कि सम ऑफ 51 फर्स्ट 51 टर्म इज इक्वल टू 5610 यानी कि 5610। तो ये ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या, तो यहां पर देखोगे ऑप्शन नंबर डी में कितना है 5610, ये देख रहे हो 5610 यहां पे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखो ये सवाल हम समझाने में टाइम लगाए हैं, समझाने में, क्योंकि बहुत सारे हमने चीजें आपसे डिस्कस करी हैं। अगर देखो एक चीज और ध्यान रखो कि अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे डायरेक्ट करता, पता मैं कुछ नहीं करता, मुझे पता है कि यहां पर ये जो है क्या लिखा है सेकेंड टर्म। अब मुझे पता है कि पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी हो जाएगा, जनरल फॉर्म में हमको पता था, तो ए प्लस डी मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना 14, फिर तीसरा टर्म ए प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हम लिखते हैं यहाँ पे 18 हो गया। बस सॉल्व कर देते, तुरंत यहां निकल जाता, डी का मान निकल जाता 4 और ए का मान निकल जाता कितना 10, और इसके जस्ट बाद में तुरंत वो फॉर्मूला सीधा मतलब लिखता S51 इज इक्वल टू 51/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी करके तुरंत निकाल देता। ओके, तो ये सब जो हम बता रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं ताकि ऐसा ना लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्योंकि कई बच्चे होंगे जो ये चैप्टर पढ़े नहीं होंगे, इसलिए हो सकता है कि दिक्कत आए, इसलिए मैं समझा रहा हूं। बाद बाकी सवाल करना बहुत आसान था। अब ये जो है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ चीज हमने ऐड भी कर दी है ताकि जब इसको आप देखो तो आपको ये सारी चीजें भी रहें आपके पास। जैसे जनरल टर्म में हम देखते हैं कि nth टर्म आपको निकालना तो ये फॉर्मूला होता है, सम निकालना तो ये फॉर्मूला होता है, जब आपके पास लास्ट टर्म पता हो तो ये फॉर्मूला होता है सम निकालने का, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये करते हैं। ओके, और अगर आपको n इज इक्वल टू ऑड है, हाँ, और आपको मिडिल टर्म निकालना है तो आप Tn+1वां पद निकालते हो बटे 2 कर देते हो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। हाँ, तो ये आ जाते हैं आप दूसरे सवाल पे। तो ये पहला वाला तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से था। दूसरा वाला जो सवाल है ये है आपका बच्चों की एक पंक्ति में रानी बाईं ओर से 11वीं है और करिश्मा, तो ये है आपका कह सकते हो आप इसको रैंकिंग कह सकते हो ये। ठीक है, ये कहां से है रैंकिंग से है, तो ये रैंकिंग से सवाल आया था और ये बहुत आसान होता है बनाना, जब हम लोग लेक्चर्स में सीखेंगे कोर्स में बहुत अच्छे से बताएंगे, और कुछ लेक्चर्स हम यूट्यूब पर भी लेकर आएंगे, वहां भी बताएंगे। अभी के लिए जो बता रहे हैं वो समझो। तो यहां पर कह रहा है इन अ रो ऑफ चिल्ड्रेन रानी इज 11th फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, जब भी हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं ये होता है हमारा लेफ्ट रैंकिंग में और ये होता है हमारा राइट। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं, मान लो ये हमारा किताब है, कॉपी है, नोटबुक है, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट और ये हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, अब मैं इस पर अगर सॉल्व करने बैठूं तो जैसे कह रहा है कि रानी इज 11th फ्रॉम लेफ्ट, तो ये 11th हो जाएगा लेफ्ट से, ऐसे मैं यहां पे बना दूंगा। तो मैं लेफ्ट राइट बस समझने के लिए बता रहा था। अब देखो रानी इज 11th फ्रॉम लेफ्ट, तो मान लो कि ये रानी है लेफ्ट से, तो लेफ्ट ये होगा, यहां पे रानी बैठी हुई है, ये आर से डिनोट करें रानी को। ये कौन से नंबर पे है, तो कहोगे सर 11th नंबर पे है। ओके, 11th नंबर पे है। फ्रॉम द लेफ्ट करिश्मा इज 15th फ्रॉम द राइट, तो ये करिश्मा जो है राइट से है, तो इधर मैंने बनाया ऐसे, राइट से कौन से नंबर में है करिश्मा 15th नंबर पे, तो ये बना दिया 15th। अब कह रहा है कि दे एक्सचेंज देयर पोजीशंस एंड देन रानी बिकम्स 19th फ्रॉम द लेफ्ट। अब हो क्या रहा है ना कि दूसरे कंडीशन में ये एक्सचेंज कर ले रहे पोजीशन को, इसका मतलब क्या है कि रानी चली जा रही है इसके पोजीशन पे, तो इसको हम आर डैश बोल दे रहे हैं क्योंकि ये यहां से उठ के यहां जा रही है, तो नए पोजीशन में यानी कि नया जो पोजीशन होगा रानी का ये यहां पे आ जाएगा इस वाले पोजीशन में, और करिश्मा जो है यहां पे आ जा रही है, तो के डैश कह दिया। पहले जो सिचुएशन था वो हमने येलो कलर से आपको दिखाया, जो दूसरा सिचुएशन है यानी कि जो एक्सचेंज करने के बाद, तो एक्सचेंज करने के बाद ये आर डैश यानी रानी यहाँ पे बैठ रही है 15th पोजीशन पे राइट से, और यहाँ पे अब बैठा हुआ करिश्मा बैठी हुई है फ्रॉम लेफ्ट 11th पे। तो मतलब क्या है कि आप दो दोस्त हो, दोनों लोग क्या कर रहे हो, सीट को एक्सचेंज कर रहे हो। वो मान लो कि उधर से मान लो किसी नंबर पर बैठा हुआ है, आप इधर से किसी नंबर पर बैठे हुए, आपने बात किया कि चलो भाई आप हमारे सीट पर आ जाओ और मैं आपके सीट पर आ जाता हूँ। तो जैसे अगर सीट चेंज करोगे तो आपकी रैंकिंग्स भी थोड़ा बहुत मतलब बदलेंगे। क्या मतलब, पहले जहां पर थे अब यहां पे आ गए हो तो आपका ऑफकोर्स बदल ही जाएगा। पहले जैसे यहां पे ये जो रानी था ये 11th नंबर पे थी, अब ये जो रानी है यहां से यानी राइट से 15th नंबर पे, तो मतलब आपके रैंक्स बदल जाएंगे ना, रैंक्स बदल जाएंगे क्योंकि आप चेंज कर ले रहे हो पोजीशन। अब क्या कह रहा है कि रानी बिकम्स 19th फ्रॉम लेफ्ट, तो रानी 19th नंबर पे हो जाती है लेफ्ट से, तो रानी कहां पे है, अच्छा देखो नई वाली जो रानी है वो यहां पे आ गई है ना, ये
क्या है, कंडीशन नंबर 1 था जो येलो कलर से दिखाया, अब रेड कलर से देखो दूसरे कंडीशन जो सवाल में कह रहा है कि रानी जो है 19th हो जाती है लेफ्ट से, तो रानी अब कहाँ है, यहाँ पे है, क्योंकि एक्सचेंज कर लिया ना, रानी यहाँ से उठ के यहाँ आ गई है, तो अब ये 19th नंबर पे आ गई है, तो हम लिख देते हैं 19th नंबर पे आ चुकी है रानी। तो अब देखो अगर सिर्फ रानी को देखो आप, तो रानी यहां पे बैठी है, इसका लेफ्ट से जो पोजीशन है, लेफ्ट से कितना है 19th नंबर, और इसी रानी का ही पोजीशन देखोगे तो राइट से, क्योंकि ये वाले पोजीशन पे ही तो बैठी है, तो कितना है 15th है, तो राइट से ये 15th नंबर पे है, राइट से 15th नंबर पे और लेफ्ट से 19th नंबर पे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट सीखो जल्दी से, जब भी हम रैंकिंग में सवाल करते हैं, कोई एक, मान लो कि ये अवंतिका है और ये यहां पे बैठी हुई है, अवंतिका है यहां पे बैठी हुई है, अब ये अवंतिका यहां पे बैठी है, हम कहने कहा कि लेफ्ट से इसका पोजीशन हमको पता है और राइट से भी पता है, तो जब ऐसा सिचुएशन आए कि मान लो हमको पता हो कि लेफ्ट से 10वें नंबर पे है और राइट से 15वें नंबर पे है, अगर मुझे ये पता हो तो मैं इस पंक्ति में इस जो ये रो है, इस रो में टोटल नंबर बता सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि ये मान लो कि एग्जांपल लिया जैसे अवंतिका है, तो ये गर्ल्स का एक रो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स बैठी हैं, तो इस गर्ल्स में अवंतिका है, अवंतिका का पोजीशन लेफ्ट से भी पता है, लेफ्ट से 10वां और राइट से है 15th नंबर पे। तो जब अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी भी रो में किसी एक व्यक्ति हो सकता है, कोई एक पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर किसी एक व्यक्ति का, वस्तु का आपको यहाँ पे पोजीशन पता है फ्रॉम लेफ्ट, रैंक पता है फ्रॉम राइट, तो आप सिंपली इसमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज जो भी है वस्तु आप निकाल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए आप सिंपली क्या करते हो, इस 10 को यानी कि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, रैंक फ्रॉम लेफ्ट और रैंक फ्रॉम राइट -1 कर देते हो, तो यहाँ पे 10 + 15 -1 कर दोगे तो 25 - 1 बराबर 24। तो इस वाले में जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है अवंतिका का, तो इस रो में कितने लोग हो जाएंगे, 24 लोग। तो आपको एक चीज पता चल गया कि जब भी ऐसा रैंकिंग का सवाल आएगा, अगर लेफ्ट और राइट दोनों से पता है किसी व्यक्ति का पोजीशन, तो हम आराम से टोटल निकाल सकते हैं। अब ये -(-1) कहां से आया है वो लेक्चर में पता चलेगा, अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो 24 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से देखो, तो अगर यहाँ पे ये कौन थी, रानी थी, रेड कलर, ठीक है, ये रानी है, तो रानी का हमको क्या है, लेफ्ट से भी पता चल गया 19 और राइट से पता चल गया 15। तो इस पंक्ति में अगर आपको टोटल पता करना हो तो आप टोटल आराम से पता कर सकते हो, कितना हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें हो जाएंगे कितने, ये 19th, लेफ्ट से 19th और राइट से 15th -1, तो कितना हो जाएगा 19 + 14, दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना, 3 और ये 3, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो ये 33 क्या हुआ, 33 टोटल नंबर ऑफ हुआ है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इसमें जितने भी लोग हैं टोटल कितना आया, 33। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ करिश्मा फ्रॉम राइट एंड, तो मतलब करिश्मा का पोजीशन बताना है, तो इसको अलग कलर से देखते हैं हम, करिश्मा का पोजीशन राइट से, तो ये करिश्मा अब यहाँ पे आ चुकी है, नई वाली मतलब यहाँ से उठ के यहाँ आई ना डैश वाली, तो यहाँ पे यहाँ आ चुकी है करिश्मा, इसका राइट से पोजीशन यानी यहाँ से ये वाला पोजीशन बताना है, ये वाला, तो ये वाला पोजीशन कैसे बताएंगे बताओ, ये वाला। तो जब ये पता करना है, हमको पता है कि ये जो पोजीशन है ये लेफ्ट से कितने नंबर पे है, 11th नंबर पे, लेफ्ट से कितने नंबर पे, 11th नंबर पे। तो यही जो फॉर्मूला हमने बताया उसी से हम लोग कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला बताया ना अभी उसी से कर सकते हो। तो टोटल इज इक्वल टू क्या बताया, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1 किया था, तो इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे, अगर क्या क्या वैल्यू रख देंगे, टोटल कितना है 33 है, 33 बराबर लेफ्ट। तो अगर करिश्मा का राइट से पता करना है, लेफ्ट से हमको पता है कि ये लेफ्ट से ये वाला पोजीशन कौन सा है, 11th नंबर पे है, तो लेफ्ट से हम यहाँ पे रख देते हैं 11, राइट से पता करना है -1 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ये 10 हो जाएगा, तो इधर 33 में से ये 10 घट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 33 में से 10 घट जाएगा, क्या हो गया, ओके। तो यहाँ पे हम इधर लिख देते हैं, ये इस बॉक्स में, तो ये 33 है, इधर से यहाँ पर 11 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 10, 10 को इधर लाओगे तो 23 बचेगा, कितना 23 बराबर राइट। तो करिश्मा का राइट से पोजीशन कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर, ओके। अवंतिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर पे, आप देख सकते हो इसको 23 नंबर पे, ठीक है। ये जो है राइट से पोजीशन कौन सा है, 23 है, इधर से 11 है, इधर से 23 है, ओके। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। तीसरे सवाल पे आगे बढ़ते हैं। देखो, तो मैं सवाल ही नहीं करा रहा हूं, बस उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाते चल रहा हूं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से समझना सारी चीजें। Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3.36 and -3.4। तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सवाल है, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पता है कि उसमें हम लोग पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए एक्स एक्सिस पे कितना दूरी है, वाई एक्सिस पे कितना दूरी है, ये सब हम लोग पता करते हैं, उस हिसाब से किसी को पोजीशन देते हैं। तो जैसे यहाँ पे समझो कि एक पॉइंट है एक्स वाई,
एक पॉइंट है XY, तो कहीं पे कोऑर्डिनेट पे मान लो XY है, ये XY, ये कौन सा पॉइंट है XY, इसको नाम दे दिया हमने XY, मान लो इसका पॉइंट का नाम दिया हमने O, और इसके जो कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट का नाम दिया है क्या O, और इसके जो कोऑर्डिनेट है क्या है XY। अब यहाँ पे ना एक जो है 2 पॉइंट और है, तो मान लो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट पे एक पॉइंट है जिसका है 36, ठीक है, इसका मान लो पॉइंट का नाम है A, लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं 36। यहाँ पे एक और है हमारे पास, एक और पॉइंट है जिसको नाम दिया हमने B, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है -3 4, इसके कोऑर्डिनेट ये है। अब ये देखो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है XY, ये जो पॉइंट है XY, find that relation between XY such that the point XY is equidistant, मतलब कि यहां से यहां तक जो दूरी है वही दूरी यहां से यहां तक भी है, मतलब ये जो पॉइंट है XY वो A से भी और B से भी दोनों से समान दूरी पे है। तो मैं कहूं कि डिस्टेंस फ्रॉम O टू A, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों क्या है बराबर हैं, डिस्टेंस जो है बराबर है, तो ये जितना है वो ये भी उतना ही है। ये जो XY जो कोऑर्डिनेट है या फिर कह सकते हो जो पॉइंट O है वो B से जितनी दूरी पे है, यानी B और O की जितनी दूरी है उतना ही दूरी जो है A और O की है। तो अगर ये मुझे पता है, इतना दिया गया है, अगर इतना दिया गया तो पूछ रहा है कि संबंध बताइए, मतलब हमको संबंध बताना है, एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन मिलेगा कैसे, तो सिंपली एक फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो ध्यान रखना, क्योंकि ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो इक्वी डिस्टेंस यानी दोनों डिस्टेंस बराबर है, O से लेकर A तक की जो दूरी है, O से लेकर के B तक, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि OA की दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट में, यहां पर ध्यान रखना कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये समझ में आ रहा है कि ये जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं ये x को डिनोट करता है पहला वाला, और ये जो है y को, मतलब x से दूरी 3 है और y से दूरी कितनी है 6 है। आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उतना कराने लगेंगे तो फिर हमारा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हम लोग सीधा चलते हैं, मान के चलते हैं कि ये सब आपने पढ़ा है, मान लेते हैं नहीं भी पढ़ा है तो अभी कुछ तो आइडिया लग ही रहा होगा ना, कि कुछ पता चल रहा होगा कि हाँ भाई ऐसी चीजें होती हैं कुछ। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अगर मुझे पता है तो मैं वही चीज करूंगा, यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB, मतलब ये वाली दूरी निकाल लूंगा, ये वाली दूरी निकाल लूंगा और दोनों को बराबर पुट कर दूंगा, आंसर निकल जाएगा हमारा, मतलब इक्वेशन निकल जाएगा। तो वैसे ही देखोगे कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने निकाला है, यहाँ पे देखो दूरी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये भी ध्यान रखना, ये भी सवाल बन सकता है, CUT में बना हुआ है, NCT में शायद नहीं बना है, बट CUT में सवाल बना है कि मतलब पॉइंट अगर दे दिए गए 2 पॉइंट और मतलब मध्य बिंदु का सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब एक यहाँ पे दिया गया है रेखा और इसमें पूछे कि मिड बिंदु का जो है यहाँ पर जो मिडिल में पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा x1 y1 प्लस y2 बाई 2, ऐसे हम निकालते हैं। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, और इस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग कैसे यूज कर लेंगे आराम से, देखो ये x यहाँ पे है तो x में से ये वाला घटा देंगे और फिर y में से ये वाला घटा देंगे, स्क्वायर करके अपना कर लेंगे काम। तो ये देखो पहले हम OA ले रहे हैं, OA, तो OA अगर लेंगे हम यहाँ पे OA, क्या हो गया, यहां से एक पेज लेते हैं और इधर लिखते हैं OA इज इक्वल टू क्या लिखते हैं OB। OA बराबर क्या होगा, OA बराबर ये है यहाँ पे O, ये है यहाँ पे O और ये है यहाँ पे A। तो क्या करेंगे हम x2 माइनस, तो इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं x1, तो x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमारे पास y2 माइनस y1। तो y2 किसको बोला हमने, इसको बोला, तो y माइनस y2 कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये y1 होगा, ठीक है, इसको माना है y2, तो y2 यानी कि y माइनस ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसको रूट में डाल देंगे, बराबर OB निकालना होगा। तो OB कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे OB, ये फिर से हम लोग इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं और इसको x1 और इसको y1। तो ऐसे करके हम अगर करें तो क्या हो जाएगा, फिर से x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ध्यान रखना ये माइनस के साथ आएगा, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये -3 है तो ये -3 अपने साथ माइनस को लेके आएगा, -4 लिख दिया है, यहाँ पे -3 होगा। और एक सेकेंड, ठीक है, ये -3 जो है अपने साथ माइनस को ले करके आएगा। तो यहां पे जो है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 मतलब यहां पे ये हो जाएगा
फिर लिखोगे -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप x + 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1, तो y2 किसको माना है हमने, इसको माना है, फिर यहाँ पे -4 आ जाएगा, तो y - 4 का होल स्क्वायर, ये किस में आ जाएगा, रूट में। तो आप समझ रहे होगे। यहाँ पे एक चीज जो आपको दिक्कत कर रही होगी ना, वो ये मैं लिख देता हूँ, ये जो x है ना, इसको हम x2 मान रहे हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूले जो है, और यहाँ पे इसको x1, इसको y2 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, y2। तो ये जो है x2 है और ये है y2 है, और फिर इधर को हम मान ले रहे हैं, इसको मान लो x1 और इसको मान ले रहे हैं y1। उसी तरीके से फिर इसको भी हम लोग x1 मान लेंगे और इसको हम लोग y1 मान लेंगे। तो फिर फॉर्मूला में देखो क्या लिखा है, x2 - x1, यानी कि अगर हमको ये दूरी निकालना हो a हो तो x2 यानी कि x माइनस क्या करेंगे, 3 कर लेंगे x1, फिर y2 यानी कि y -6 कर लेंगे, वही हमने यहाँ पे लिखा है, ये देख सकते हो y -6, और यहाँ पे प्लस हो गया है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे -3 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अगर देखो दोनों साइड ये वर्गमूल दोनों का है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर करोगे तो आपको पता है कि ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से ब्रैकेट, ये जो है रूट कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा, y - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला याद है। इसको हल करोगे तो x² प्लस 3 3 की 9 माइनस 3 दूना 6x आ जाएगा। फिर इसको हल करोगे तो ये y² और यहाँ पर 36 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 6 दूना 12y। ओके, फिर यहाँ पे हल करोगे, यहाँ क्या हो गया, x² और फिर क्या हो जाएगा, 3 3 की 9 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 दूना 6, फिर हो जाएगा प्लस y² प्लस 4 चौको 16 माइनस 8y। अब इसी को ना आपको सॉल्व कर देना है बस। ये देखो x² इधर है, x² इधर है, कट जाएगा, ये y² इधर है, ये y² इधर है, ये भी कट जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, बस जोड़ घटाना करना है। क्या करना है, जोड़ घटाना करना है। तो आप क्या करो, ये ना, ये जो है, ये जो अचर है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उसको उधर ले जाते हैं और चर वाले को इधर रखते हैं। तो 6x माइनस है, x को इधर ले आते हैं तो ये जो है इधर आ जाएगा, तो ये -6x हो जाएगा। इधर -12y है, y को फिर से ले आते हैं इधर, तो ये -8y है, प्लस 8y हो जाएगा। इज इक्वल टू देखोगे यहाँ पे ये क्या क्या है, 16 और 9 कितना है, 25, और देखोगे ये 36 है और ये 9 है, तो 36 और 9 को हम उधर ले जाते हैं, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, 9 × 15 कितना हो जाएगा, 45 ना। तो यहाँ पे -45 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, कितना आएगा, ये -12x आएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, -4y आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप घटाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा -20 मिला। अब ये देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी नहीं, कॉमन लोगे, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 12x प्लस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 20। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, 4, तो 4 कॉमन लोगे तो ये 3x बचेगा, और ये बचेगा y, और 4 से भाग दोगे उधर कॉमन लेकर के, तो ये 5 आ जाएगा। तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जो आपसे रिलेशन पूछ रहा था वो ये है, 3x प्लस y माइनस 5, देख रहे हो, 3x प्लस y माइनस 5। तो ये जो है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाहुबली। ओके, तो ये जो सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है, और इस सवाल में अगर आपको ये पता रहेगा कि डिस्टेंस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इक्वी डिस्टेंस है, दोनों को बराबर करके बस सॉल्व करना था। तो सिंपल सा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता, जो आइडेंटिटीज है हमारे पास, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हम कहते हैं उसको, a प्लस b का होल स्क्वायर, वो आपको अगर पता है तो आराम से इसको किया जा सकता है। और ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्या भाई दूरी कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इतना करके आप आराम से इस सवाल तक पहुंच सकते थे। बस ये क्या करना था, तुरंत स्क्वायर करते, हल करते, आंसर आ जाता। तो ये हो गया सवाल हमारे पास, ये तीसरा था, शायद चौथा आ गया। इस चौथे सवाल में देखो, ये जो सवाल है, ये सवाल ना पूछा गया है किससे, नॉन वर्बल रीजनिंग से। नॉन वर्बल रीजनिंग से ये सवाल आया है। ओके, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में फिगर वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो अब ये जो सवाल है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकृति, विकल्प आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगा, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए, ये कह रहा है। तो अब ये शायद आपको सही से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। इसमें ना एक गोला बना हुआ है, सर्कल है, और उस सर्कल को क्या किया गया, जैसे ये सर्कल है, फिर इसको ना आधा रंग दिया गया है, आधा जैसे ऊपर रंग दिया गया ब्लैक कलर से, फिर इसको नीचे रंगा गया, फिर ऊपर रंगा गया, ऐसे। तो अब हम ना इसमें पैटर्न पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, पैटर्न पकड़ेंगे। तो पैटर्न कैसे पकड़ोगे, देखो ये यहाँ पे ना ये गोला है, ऊपर वाला रंगा हुआ है,
अगर पहले बॉक्स में देखो, पहले बॉक्स में तो ये गोला का ऊपर वाला भाग, इसे दो भाग में बांटोगे तो जो ऊपर वाला पार्ट है हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं ना, जैसे अर्थ के रेफरेंस में कहोगे तो जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, वैसे समझो कि ये अर्थ है, तो अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रंगा हुआ है। फिर जस्ट अगर अगले बॉक्स में जाओगे तो इसका सदर्न हेमिस्फीयर जो फिर कलर किया गया है ब्लैक से। फिर अगर आगे जाओगे अगले बॉक्स में तो फिर से क्या हो गया, फिर से जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये क्या हो रहा है, पहले ऊपर वाला रंगा था, फिर नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, ऐसे ये चल रहा है। ध्यान रख रहे, क्रम याद समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर हो रहा है, यानी अल्टरनेट ये आगे बढ़ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर। फिर लेकिन इसको देखो तो क्या हो रहा है, इस वाले बॉक्स में ये डायमंड शेप का एक बना हुआ है, तो डायमंड शेप में देखोगे कि भाई इसका ऊपर वाला पार्ट रंगा गया, पहले ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला, तब जाके नीचे वाला। यानी कि पहले दो तो सेम रहेगा, पहले दो बॉक्स जो है सेम रहेगा, तीसरे बॉक्स में जाकर के ये बदल रहा है। पहले क्या है, ऊपर वाला रंगा हुआ है, तीसरे बॉक्स में जा रहे हैं तो नीचे वाला रंगा हुआ है। बस इतना ही पकड़ना था, तो अब आपका आंसर पहुंच जाएगा। देखो आंसर तक पहुंच गया। इसमें क्या है कि जो गोला है मतलब सर्कल है, उसमें क्या अल्टरनेट, यानी प्रत्येक बॉक्स में वो बदलता जाएगा, हर अगले बॉक्स में वो बदलता जाएगा। तो पहले ऊपर था, नीचे था, ऊपर हो गया। तो वैसे ही जैसे ये ऊपर था फिर नीचे था, अब जो आएगा उसमें नीचे वाला रंगा रहेगा। समझ आ रहा है बात? उसमें ये क्या है, अल्टरनेट है ना, ऊपर नीचे ऊपर, तो यहाँ पे देखो ऊपर नीचे फिर से ऊपर आएगा। तो यानी कि यहाँ पे किस ऑप्शन में ऊपर वाला रंगा हुआ है, तो आप देखोगे सर इसमें रंगा हुआ है, इस वाले में देखो इसमें रंगा हुआ है ऊपर वाला, ये क्या है, ऊपर नीचे ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर वाला रंगा हुआ है इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में। अब इस ऑप्शन में तो नीचे वाला रंगा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी नहीं हुआ। तो दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए, बचा हमारे पास पहला और चौथा। तो देख लेते हैं। अब हमने कहा कि ये वाला जो डायमंड शेप दिख रहा है ये ना दो बॉक्स के बाद बदलता है। तो यहाँ पे देखो ये नीचे वाला रंगा है, नीचे वाला रंगा है, तो जब ये तीसरे बॉक्स में जाएगा तो ये बदलेगा, यानी कि जब ये नीचे वाला रंगा है तो ये अब ऊपर वाला रंगा होगा। तो ऊपर वाला किस में रंगा हुआ है, तो आप देखो इसमें तो नीचे वाला रंगा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में ऊपर वाला रंगा हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है ये जो है कहां से पूछ दिया ये सवाल भाई, हाँ सिलेंडर जब हम लोग पढ़ते हैं ना सिलेंडर के बारे में, उसी तरीके से हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ते हैं, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं, हाँ कोन के बारे में पढ़ते हैं। ये सब अलग अलग जो 2D 3D शेप्स होते हैं उनके बारे में मेंसुरेशन में आप लोग पढ़ते हो। तो मेंसुरेशन जो चैप्टर है वहां से ये सवाल आ गया है। अब ये देखो क्या है कि लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फेरिकल cavities are made on the two ends of a solid cylinder having diameter 14 cm and height 16 cm। मतलब देखो क्या कह रहा है, एक हमारे पास सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है। ये कैसा सिलेंडर है, भरा सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर, भरा सिलेंडर, खाली नहीं है, उठा नहीं पाओगे, ठीक है, भरा सिलेंडर है। तो ये भरा सिलेंडर है, भरा सिलेंडर मतलब ये ठोस सिलेंडर है, समझ रहे हो ना, ठोस सिलेंडर है, खाली वाला नहीं है कि हॉलो नहीं है, ये भरा सिलेंडर है। ये भरा सिलेंडर हमारे पास एक है, ये कह रहा है कि भाई इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर, डायमीटर मतलब ये वाला, ये जो लेंथ है ये कितना है 14 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है ये कह रहा है कि हाइट जो इसकी है ना वो है 16 सेंटीमीटर। तो दो चीज तो हमको पता है, एच कितना पता है, एच पता है हमको 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डायमीटर पता है, तो डायमीटर कितना है 14। अब डायमीटर अगर 14 है तो आपको पता है रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा, यानी कि 14/2 यानी कितना हो जाएगा 7। तो ये दो चीज तो हमको दिया गया। तो हमने हमेशा कहा है कि जो चीज दिया है उसको पहले लिख लो, उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो जो दिया गया है वो लिख लिया हमने। अब कह रहा है ना कि हमने क्या किया है कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना एक हेमिस्फेरिकल कैविटी क्रिएट किया है दोनों एंड पे। तो दोनों एंड पे मतलब हेमिस्फेरिकल क्या होता है, जैसे ये होता है स्फीयर, इसको कहते हैं स्फीयर, यानी कि समझो कि अर्थ है, अर्थ क्या है कि स्फेरिकल शेप में, वैसे स्फीयर नहीं है बिल्कुल, बट मान लो कि स्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये मान लो स्फीयर है, स्फीयर का जो आधा भाग होता है अगर इसको आधा कर दें तो इसको कहेंगे हम हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर कहेंगे। जैसे अर्थ है तो उसको आप कहते हो कि ऊपर वाले भाग को कहते हो, इक्वेटर को जो ऊपर होता है कहते हो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो नीचे होता है उसको कहते हो सदर्न हेमिस्फीयर। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर हेमिस्फीयर बनाना चाहे, क्या बनाना चाहे, हेमिस्फीयर, तो हमको ना दोनों एंड पे हेमिस्फीयर बनाना है। तो हमने क्या किया कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है इसको काट करके निकाल दिया, और इस तरीके से काटा, इस तरीके से काटा है कि ये हेमिस्फीयर बन जाए। क्या बन जाए, तो मैं ना ऐसे कट कर रहा हूं, देखो जितना पॉसिबल हो सकता है वो मैं कट कर रहा हूं। ये शेप हेमिस्फीयर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि शेप आप बिगाड़ दोगे। ये हेमिस्फेरिकल शेप में मैंने यहां पर एक कैविटी क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया, कैविटी,
ठीक है, यहां से देखो हेमिस्फीयर में दिख रहा है। तो मतलब ये एक ठोस सिलेंडर था, और ठोस सिलेंडर समझो कि जैसे ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, मान लो कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, तो हमने क्या किया कि यहां से क्या किया, इसको यहां से ना काट के निकाल दिया, इसके बीच से ही एक हेमिस्फीयर शेप में काट के निकाल दिया, ठीक है। तो ये जो है मतलब समझो ना कि ये प्याला की तरह हो जाएगा, ऐसे ऐसे, मतलब इसमें अगर यहाँ पे मैं कैविटी बना दूं, यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों साइड बनाना है, तो यहाँ पे कैविटी बना दूं तो देखो ये खाली हो जाएगा, तो इसमें आप पानी भर सकते हो, हाँ पानी भर के पी सकते हो, चाय पी सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये कैविटी हमने बना दिया, ये हेमिस्फेरिकल कैविटी है, ये बना दिया, ठीक है। तो ये बन गया दोनों साइड। अब जब ये बन गया है तो अब ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है कि भाई यहां पर ये बताइए, सॉलिड सिलेंडर है, डायमीटर वो सब दे दिया हमने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताओ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सॉलिड सो फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि जो भी इसमें एरिया है सबको पेंट करना है, जो भी इसमें एरिया है उसको पेंट करो, और अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करोगे तो उसके लिए 50 पैसा मिलेगा। तो कितना सेंटीमीटर, मतलब पैसा कमाना है हमको, मान लो इसको पेंट करना है, पेंट करने के लिए हमको पैसा मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पेंट करूंगा, तो मुझे पता तो होना चाहिए कहां कहां पेंट करेंगे, कहां कहां पेंट करोगे बताओ। तो पेंटिंग करने के लिए हमको कहां कहां पेंट करना होगा, तो हमको पेंट करना होगा पूरा, देखो हमको ना पूरा सिलेंडर को पेंट करना होगा, ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, पूरे सिलेंडर को, मतलब ये सिलेंडर है अगर, तो इसके इस पूरे को पेंट करना होगा, इस पूरे को चारों ओर पेंट करना होगा। लेकिन एक और चीज पेंट करना होगा, क्योंकि आपने इसमें जो है गड्ढा बना दिया, समझो कि ये जो है बीच में ऐसे हेमिस्फीयर बनाया, मतलब गड्ढा बना दिया है, ठीक है। तो इस गड्ढे को जब आपने बनाया, क्रिएट किया, कैविटी बनाया, तो इसको भी तो मतलब यहाँ पे खाली जगह बन जाएगा ना, तो इस खाली जगह को भी तो पेंट करना होगा अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो आप पेंट करोगे ही करोगे, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो पेंट होगा ही, लेकिन जो आपने हेमिस्फीयर बनाया है उस हेमिस्फीयर का जो एरिया होगा अंदर भी पेंट करना होगा। तो हेमिस्फीयर का एरिया दोनों साइड, मतलब इस साइड और उस साइड, दोनों साइड पेंट करना होगा, और साथ ही साथ जो कर्व सरफेस एरिया है किसका, इस सिलेंडर का, वो भी पेंट करना होगा। तो सिंपली हमको क्या करना है इस सवाल में, हमको ना सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो लिखते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो भी स्पेलिंग देख लेना। तो ये जो यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे जल्दी से, 2 होगा, पाई का मान 22/7 कहा गया है कि ले लेना, यहां पे लिखा है ना कि यहां पे आपको पाई बराबर 22/7 लेना है, और हमको पता है कि यहां पर R का मान कितना है, तो 7 है, और H का मान कितना है, तो 16 है। ये सब दिया गया था, हमने लिख लिया। तो ये सब लिख करके इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और ये कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 चौको कितना हो जाएगा 64, बचेगा 6, और फिर से 16 चौको 64, और 6 कितना हो जाएगा 70। तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास निकल करके आ गया है, कितना, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक चीज तो हमको पता चल गया कि भाई ये जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमको पता है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमको एक और चीज निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर जो होता है, तो हेमिस्फीयर का कितना होता है, 4πr स्क्वायर होता है, इसका पूरा जो सरफेस एरिया होता है, ओके। लेकिन जब हम इसको आधा कर देते हैं, मतलब यहाँ पे एक आधा इसको टुकड़ा कर देते हो ना, आधा तेरा आधा मेरा, चांद का टुकड़ा हो गया, हाँ। तो ये जो है ऐसे कर दिया, तो ऐसा देखोगे इसमें, तो जैसे अगर ये क्या था, हेमिस्फीयर था, ये क्या है, हेमिस्फीयर, लेकिन जब ये स्फीयर था, पूरा स्फीयर, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है कितना होता है, या टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इक्वल होता है, दोनों सेम ही होता है, तो उसका कितना होता है 4πr स्क्वायर होता है। लेकिन जब इसको आप आधा कर दिए, तो ये जो एरिया है, ये वाला बस बात कर रहे हैं हम, ये वाला, ये जो एरिया है, ये जो बनेगा, ये एरिया कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर। तो 2πr स्क्वायर, अच्छा देखना, इसको पेंट नहीं करना है हमको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो खाली हो जाएगा ना, ये तो हमने खाली कर दिया है, ये तो हमने खाली कर दिया ना, इसको तो यहाँ से जो सॉलिड पार्ट था उसको निकाल दिया है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई सरफेस है ही नहीं, तो हमको सिर्फ अंदर वाले को पेंट करना है, यानी इस वाले को पेंट करना है, यानी कि 2πr स्क्वायर को पेंट करना होगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं किसका, एक जो है हेमिस्फीयर का, ठीक है,
हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, तो एक के लिए निकालते पहले एक का, तो कितना हो जाएगा 2πr²। तो 2πr² हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रख देंगे और पाई का मान 22/7 हो जाएगा और यहाँ पर r का मान 7×7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा और ये 22 दूना 44 और गुणते 7 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौको 28, तो 8 हासिल 2, 7 चौको 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। तो ये 308 आ गया, कितना आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक का है, लेकिन 2 का निकालना होगा, तो दोनों, क्योंकि दोनों साइड बनाया गया है ना, समझ रहे हो कि दोनों साइड बनाया गया है, जो हमने हेमिस्फीयर बनाया है दोनों एंड पे बनाया, तो दोनों एंड पे बनाया तो दोनों का ही लेना होगा। तो दोनों का लेने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको 2 से गुणा कर देना होगा। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 308, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था वो कितना था 704, और जो ये दोनों हेमिस्फीयर का जो निकला है दोनों एंड से उसका एरिया कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना पेंट करना है, तो टोटल जो पेंट आपको करना होगा, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, तो टोटल कितना पेंट करना होगा हमको, तो ये 700 कितना है 704 प्लस कितना 616, सबको ऐड कर देंगे 6 4 10, ठीक है, हासिल 1 1 1 2 और 7 6 13, तो ये कितना आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 प्लस 616 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, तो अब हमको क्या करना है बताना, अब हमको क्या करना होगा, अगर इतना आपको पता चल गया है तो अब आप आराम से यहां पर कर सकते हो, आगे का तो आराम से किया जा सकता है। मतलब हमको क्या करना है आगे हमको, ठीक है, आगे हमको क्या करना है, ओके ठीक है बिल्कुल, हाँ कोई गड़बड़ नहीं है, कैलकुलेशन सब सही है। तो जब ये है यहां पे, तो ये 1320 आ गया, अब ये 1320 आपका आ गया यहां पे टोटल। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब आप पेंट करते हो 1 सेंटीमीटर कितना मिलता है 50 पैसा मिलता है। तो 50 पैसा मतलब कि 50/100 रुपया, यानी कि 0.50 रुपया आपको मिलेगा। तो अगर ये एक के लिए इतना मिल रहा है तो 1320 के लिए कितना मिलेगा, तो 1320 इंटू 0.50, इसको आप हल कर दोगे, 0 को आप हटा भी दो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से वो कट जाएगा, 5 9 10 का 0 हासिल 1, 13 5 65 1 66, 660 हो गया और ये 0.0 से हट ही जाएगा, तो 660 रुपया कितना निकल के आया 660 रुपया। अब हमको ये देखना है कि क्या ऑप्शन में 660 है, तो 660 यहाँ पे बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 660 रुपया आपको यहां पे मिल जाएगा, 660 रुपए। ओके, तो आई होप कि आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कैसे इस सवाल को यहां पे बनाना है। आराम से इसको बनाया जा सकता है, आराम से बनाया जा सकता है, 660 रुपए ये आ जाएगा। तो ये आई होप, इसमें थोड़ा सा जटिल था, मतलब इसमें अगर आप ये नहीं समझ में आएगा कि भाई हमको पेंट कहाँ कहाँ करना है, ये अगर समझ में नहीं आया तो कैसे हल करोगे फिर। आई होप कि आइडिया लग गया होगा, समझा दिया हमने जितना हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अच्छा, जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो इसमें आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप एग्जाम में फंस जाओगे। जैसे यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो टोटल मतलब सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, फॉर्मूला 2πr/h। लेकिन बेलन का यानी सिलेंडर का अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो कितना होगा 2πr ब्रैकेट में h+r। फिर यहाँ पर बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πr² होता है, अभी बताया था। और यहाँ पे जो है अगर अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो 3πr², गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है πr ब्रैकेट में l+r होता है, शंकु का आयतन जो है 1/3πr² होता है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर एग्जाम में आप कैसे लगा पाओगे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पे सिलेंडर है तो सिलेंडर में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कर्व सरफेस एरिया के लिए, आप इसका फॉर्मूला उसमें यूज कर दे रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो आंसर मिलेगा ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगला सवाल फिर से आ गया है इमेज वाला, छठा सवाल है। और ये छठे सवाल में क्या पूछ रहा है, छठे सवाल में ये पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह सबसे उपयुक्त आकृति चुनिए जिसमें आकृति x समाहित है। तो ये क्या है, एम्बेडेड फिगर कहते हैं इस चैप्टर को। जब हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का नाम है एम्बेडेड फिगर। ठीक है, यानी कि कह सकते हो एम्बेडेड, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, हिंदी में छिपी हुई आकृति। तो छिपी हुई आकृति से जो है यहाँ पर सवाल पूछता है, यही सवाल पूछा गया है। आपको ये देखना है कि ये जो फिगर है इसमें कहाँ पे है, इन चारों में से कहाँ पे आपको ये दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपली अगर ध्यान से देखो ना तो तुरंत मिल जाएगा आंसर। ये देखो, ये ऐसा फिगर कहाँ पे मिल रहा है, ये देखो, ये और ये गया ऊपर, ये आ गया, देखो मिल गया हमको, यही तो था, ये ऐसे ऐसे मिल गया हमको यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। ये रहा
अगला सवाल ये क्या कह रहा है कि 9 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 360 डेज। अब ये टाइम एंड वर्क से सवाल है। मैं बता दूं कि एनसीटी का टाइम एंड वर्क जो है वो फेवरेट चैप्टर है। वहां से कभी वो 2 सवाल पूछ लेते हैं, कभी 1 सवाल, तो हर बार वो 1 सवाल पूछते ही है, कम से कम 1 सवाल तो आएगा ही। तो टाइम एंड वर्क फेवरेट चैप्टर है इनका। तो ये जो है 9 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 360 डेज। तो मैं लिखता हूं कि भाई 9 बॉयज जो है, यहां पे लिख देता हूं कि 9 बॉयज, चाहे यहां पे लिख देता हूं कि 9 बॉय जो है कितने दिन में कंप्लीट करें, तो 360। मैंने कहा ना कि जो दिया गया है उसको आप लिख लो 360 डेज। फिर क्या कह रहे हैं कि 72 डेज में जो है क्या कह रहा है 18 मेन, तो यहां पे लिख दो 18 मेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 72 डेज, तो यहां पे लिख दो 72। फिर यहां पर क्या है 12 वुमेन कैन कंप्लीट दिस वर्क 162 डेज, तो यहां पे 162 डेज लिख दो। ये सब हमने लिख दिया, जो दिया गया था वो लिख दिया। अच्छा देखो, टाइम एंड वर्क जब पढ़ते हैं तो यहां पर एक चीज होता है एफिशिएंसी। क्या होता है एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता। क्या होता है क्षमता, इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ वर्क। क्या कहते हैं रेट ऑफ वर्क, यानी कि काम करने की दर क्या है, किस दर से आप काम करते हो, आपकी क्षमता कितनी है। तो जैसे मैं कहूं कि मैं रोज जो है 1 चैप्टर पढ़ सकता हूं, रोज मैं मान लो फिजिक्स पढ़ रहा हूं, तो मैं कहूं कि मैं फिजिक्स का रोज 1 चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूं, तो ये मेरी क्षमता है कि मैं पर डे 1 चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट कर रहा हूं। तो मेरा रेट ऑफ वर्क क्या होगा 1 चैप्टर पर डे, ये मेरा हो गया रेट ऑफ वर्क, यानी कि मेरी एफिशिएंसी हो गई। तो मैं बोलूं कि 10 दिन में कितना कंप्लीट हो जाएगा, तो 10 दिन में मैं 10 चैप्टर निपटा दूंगा, क्योंकि 1 दिन में अगर 1 तो 10 दिन में 10 हो जाएगा, तो टोटल काम मैं 10 कर दूंगा 10 दिन में। उसी तरीके से देखोगे कि भाई यहां पर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो ये 9 लोग मिलकर के करें 360 दिन में काम। तो जैसे मैं कहूं कि मैं 10 दिन में 10 चैप्टर पढ़ लेता हूं, तो मैं आपसे पूछूं कि 1 दिन में कितना पढ़ोगे, फिर तो 1 दिन में आप बुलाओगे सर 10 दिन में 10 चैप्टर, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा 10/10 यूनिटरी मेथड से, तो आ जाएगा कि सर 1 चैप्टर। तो आपको अगर इफिशिएंसी पता हो तो आप टोटल वर्क कहीं ना कहीं, अगर आपको दिनों की संख्या पता हो, कितना दिन मतलब टाइम पता हो, तो आप निकाल सकते हो। तो यहां पे ना 9 बॉयज का 360 डेज दिया है। हम अगर 1 बॉय का निकाल लें एफिशिएंसी कि भाई ये एक जो लड़का है 1 दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि ये टोटल वर्क तो 360 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क 360 दिन में कर रहा है। 9 बॉयज मिलके, तो 9 बॉयज मिलकर के अगर 360 दिन में कर रहे हैं, मुझे ये निकालना हो कि भाई ये एक बंदा जो है ये पूरा काम कितने दिन में करेगा। अगर ऐसा कुछ निकाल दे हम इसके एफिशिएंसी तक पहुंच सकते हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क में अगर टाइम से आप भाग दो तो आपको एफिशिएंसी यानी कि रेट ऑफ वर्क मिल जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि टोटल जो काम मैं कर रहा हूं कि मैं 10 पढ़ जा रहा हूं 10 चैप्टर, तो कितना दिन मैंने लिया था 10 दिन, तो ये मैं काट दूंगा तो कितना आएगा 1। तो मेरी एफिशिएंसी कितना जाती है 1 चैप्टर। काम क्या है चैप्टर पढ़ना, फिजिक्स का चैप्टर कितने दिन में, ये टाइम मतलब यहाँ पे हम डे लिया था हमने, तो 1 चैप्टर पर डे आ जाता, ठीक है 1 चैप्टर पर डे। तो उस तरीके से आप समझो इसको। तो वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी ध्यान रखना। तो ये एफिशिएंसी ना एक आदमी के लिए है, ये किसके लिए है एफिशिएंसी ऑफ सिंगल पर्सन, यानी कि 1 पर्सन। ये ना एक जब होगा यहाँ पे 1 पर्सन, तो उसका एफिशिएंसी कैसे निकालोगे वर्क अपॉन टाइम। लेकिन मान लो कि 1 पर्सन से ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है 1 पर्सन से ज्यादा, तो जब एफिशिएंसी निकालोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे 1 पर्सन था पहले, तो क्या करते थे वर्क अपॉन यहाँ पे टाइम लिख देते थे। लेकिन जब मान लो यहाँ पे 10 पर्सन आ जाएंगे, तो आपको ना यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन भी लिखना होगा, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है समझ में आ रही बात कि जब आप एफिशिएंसी निकालो एक व्यक्ति का, तो एक व्यक्ति का निकालोगे तो वर्क अपॉन टाइम सीधा सीधा। अब टाइम वो दिन में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, साल में भी हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे अगर 10 व्यक्ति आ जाए, 20 व्यक्ति आ जाए, 30 व्यक्ति आ जाएं, तो जब 1 से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो जितने व्यक्ति होंगे ना उन व्यक्ति से यहाँ पे वर्क में आप भाग देते हो, तो वर्क अपॉन टाइम इनटू नंबर ऑफ पर्सन। तो ये क्या निकलेगा एक व्यक्ति का एफिशिएंसी निकलेगा। कितने व्यक्ति का 1 पर्सन का एफिशिएंसी निकलेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब अगर ये फॉर्मूला याद है आपको, तो आप ये तो बता ही सकते हो कि सर यहाँ पे एक व्यक्ति का यानी कि 1 बॉय का निकाल लीजिए, फिर 1 मेन का निकाल लीजिए, फिर 1 वुमेन का निकाल लीजिए, फिर देख लीजिए कि कितने दिनों में सब मिलके मतलब 4 पुरुष। फिर देखो 1 आदमी का निकल जाएगा, अगर 1 आदमी का एफिशिएंसी तो 4 पुरुष का भी निकाल सकते हैं, फिर हम 12 महिला का भी निकाल सकते हैं। अगर 1 महिला का निकल जाए, अगर 1 लड़के का निकल जाए तो 10 लड़के का भी निकाल सकते हैं, आराम से हो जाएगा हमारा हल। तो अब देखो पहले बॉयज का निकाल लेते हैं। तो
एक बॉय का एफिशिएंसी ऑफ बॉय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क देखो ऐसे सवालों में जब हम यूनिटरी मेथड से इसको कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, इसमें वर्क नहीं दिया गया तो हम मान लेते हैं कि वर्क कितना है, 1 यूनिट है। कितना है, वर्क हमको मान के चलना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट पूरा वर्क है ना, तो कोई भी चीज को हम 1 यूनिट मान सकते हैं, जितना पूरा जो टोटल काम करना है उसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं। तो 1 यूनिट हम मान के चल रहे हैं, तो वर्क की जगह पर हम 1 लिख रहे हैं। टाइम कितना है, तो बॉयज ने कितने टाइम लिया है, बॉयज ने लिया है 360 डेज, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 360 इंटू पर्सन कितने हैं, तो आपको देखना होगा यहाँ पर कितने बॉयज थे 9, तो यहाँ पे 9 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 बटे, और ये 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 कितना हो जाएगा 7 5 12 32, तो ये कितना हो जाएगा 3240। तो 1 बटे 3240 एफिशिएंसी इसकी आ गई। ठीक है, एफिशिएंसी आ गया इसका। ठीक है, ये मतलब ये क्या आया, मतलब इससे क्या समझते हो, इससे ये समझ में आ रहा है कि इतना काम, इतना पार्ट, मतलब 1 यूनिट हमारे पास टोटल काम था, तो 1 बॉय से अगर कराओगे तो 1 मतलब पूरे होल का वो 1 बटे 3240 कर देगा, 1 बटे 3240 काम वो निपटा देगा 1 दिन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी ऑफ 1 बॉय। अब अगर हमको एफिशिएंसी ऑफ 1 मेन निकालना हो तो कैसे करेंगे, फिर से 1 यूनिट टोटल काम है और मेन जो है कितने हैं, मेन है हमारे पास 18 और ये 72 दिनों में काम कर रहे हैं, तो ये जो है 72 दिनों में काम कर रहे हैं, 18 मेन है, तो यहाँ पे अब गुणा कर देना होगा 1 बटे कितना हो जाएगा, तो 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 सत्ते 126 और 3 कितना हो जाएगा 126 3 29। ठीक है, 1 सेकंड फिर से गुणा कर लो, 18 दूना 36 का 6 हासिल 3, 4 सत्ते की 126 और 3 129। ठीक है, तो ये सही लग रहा है 1296, तो ये आ गया हमारा इसका। तो ये जो है मतलब अगर हम एक आदमी से काम करवाएंगे तो वो टोटल काम का 1 दिन में टोटल काम का 1 बटे 1296वां हिस्सा पार्ट वो कर देगा। अब अगर हम एक वुमेन का एफिशिएंसी निकालना चाहें तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, आप देखो 1 बटे 162 मतलब 12 वुमेन है और 162 दिन है, तो 162 इंटू 12 वुमेन, ओके 162 दिन और 12 वुमेन। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे और ये 12 दूना 24 का 4 हासिल 2, 12 छक 72 और 2 74 का 4 हासिल 7, 12 कम 12 और 7 कितना हो जाएगा 1944 यूनिट ये यहाँ पे काम कर देंगे। कितना 1944 यूनिट। तो ये जो है हमने यहाँ पर ये सब कर दिया आपके लिए, ये सब कर दिया। ठीक है, तो अब इतना कर लोगे ना तो आपको आराम से यहाँ पर निकालने में आसानी रहेगा, आराम से आप निकाल सकते हो अगर इतना पता है तब। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, पूरा कैलकुलेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 बटे 1200 मतलब 3240 है, 1296 है, 1944 है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब देखो एक व्यक्ति का एफिशिएंसी हो गया, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी निकाल लिया, एक बॉय का, एक मेन का और एक वुमेन का, ये सब हमको पता चल गया। जब ये पता चल गया हमको तो हम क्या करेंगे, अब 4 पुरुष 4 महिलाएं और 4 लड़के का हम देखेंगे। मतलब अगर एक आदमी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, एक आदमी 1 दिन में, ये क्या है एफिशिएंसी मतलब रेट ऑफ वर्क, मतलब 1 दिन में आप कितना काम कर रहे हो, तो एक आदमी 1 दिन में इतना काम कर रहा है, तो हमको बस यही पता करना है ना कि ये जो है 4 पुरुष कितना काम करेंगे, तो 4 से गुणा कर देंगे, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल काम जो कि करवाना है हमको किससे, 4 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के, तो 4 पुरुष, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 पुरुष, तो यहां पे लिख देते हैं हम 4 से गुणा कर देते हैं, 4 मेन से इसके एफिशिएंसी से, तो मेन का एफिशिएंसी कितना है 1 बटे 1296, तो यहां पे लिख दोगे 1 बटे 1296 प्लस कर देंगे क्योंकि तीनों को मिला के काम करवाना है। फिर हमको क्या करना है, यहां पे ले लेते हैं हम किसको, महिला को, तो 12 महिलाएं हैं, 12 महिला, तो 12 से इंटू 12 यहां पर महिलाओं का एफिशिएंसी, महिलाओं का एफिशिएंसी कितना है 1 बटे 1944, तो 1 बटे लिखोगे 1944 प्लस क्या है, फिर लड़कों से काम करवाना है, लड़के कितने हैं, लड़के हमारे पास 4, सॉरी कितने 10 लड़के, तो 10 लड़के यानी कि बॉयज, तो 10 बॉयज हैं और बॉयज का एफिशिएंसी चाहिए, तो एफिशिएंसी कितना है बॉयज का, ये 1 बटे 3240, तो यहाँ पर 1 बटे 3240। अब इसी को हल कर लोगे ना तो आपका काम यहाँ पे मतलब आंसर आ जाएगा, बेसिकली आंसर आ जाएगा। तो 4 से इसको कट कर दो, तो 4 से इसको कट करोगे कितना आएगा, 4 3 12, फिर 4 दूना 8 और ये 4 चौको 16, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 324 प्लस इसको फिर गुणा करोगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा 12 एकम 12,
ठीक है, कट रहे हैं हम, इसको कट रहे हैं, 12 कम 12, फिर 7 आ जाएगा तो 12 छक 72, और यहाँ पर फिर मतलब यहाँ पे 2 बचेगा तो 12 दूना 24, 162 प्लस देखोगे ये कट जाएगा तो 1 बटे कितना आ जाएगा 324। अब ध्यान से देखो तो ये 162 का अगर दोगुना करो, 162 का दोगुना तो ये मिल जाएगा आपको, मतलब हर बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो 1 प्लस ये 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर बराबर है तो यहाँ पर एक साथ लिख सकते हैं। ये 4 बटे कितना हो जाएगा 324। अब जब इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 8 32 81, तो 1 बटे 81, मतलब कि 4 पुरुष 12 महिला और 10 बॉय को अगर साथ में मिलाकर के काम करवाओगे तो वो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, एक दिन में 1 बटे 81 भाग, यानी कि टोटल जो काम था, टोटल काम कितना था 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का ये 81 भाग कर देंगे, 81 भाग कर देंगे। अब देखो पूछ क्या रहा है कि बताओ कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, तो इसी को हम दिन में चेंज कर लेते हैं। इसी को जो आया है 1 बटे 81, ये क्या है कि इतना पार्ट ये काम कर ले रहे हैं, एफिशिएंसी आया है बेसिकली, ठीक है, आया एफिशिएंसी आया है। अब अगर एफिशिएंसी देखो ध्यान से ना, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो यहां पे अगर वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसे लिख सकते हो। तो यहां पे अगर एफिशिएंसी कितना है 1 बटे 81 है, 1 बटे 81 है तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा आराम से, कितना हो जाएगा 81 दिन, क्योंकि टाइम यहाँ पे डेज में मेंशन है तो 81 दिन निकल करके आ जाएगा। ओके, एफिशिएंसी कितना 1 अपॉन टाइम, मतलब E1 बट्टे E2 करोगे बराबर T2 बट्टे T1 हो जाएगा। ओके, तो अगर E1 बट्टे E2 मतलब यहाँ पे 2 लोगों का तो नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान तो एक ही लोग के लिए देखो, मतलब यहाँ पे अच्छा एक सेकंड, E1 बटे E2 तब लगेगा जब 2 अलग अलग लोगों का कंपैरिजन करना होगा। ओके, यहाँ पे वो नहीं होगा, बट ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि भाई अगर 1 यूनिट काम है, 1 यूनिट काम है तो आप डायरेक्ट इसका अगर उल्टा कर दोगे ना तो दिन निकल जाएगा, क्योंकि इफिशिएंसी है ये इफिशिएंसी, इसका उल्टा करोगे तो ये क्या निकलेगा टाइम, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। या फिर यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि भाई हमको ना दिन निकालना है, तो ये लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1 बटे 81, तो हमको पूरा काम करवाना है, इतना क्या कर रहा है यूनिट, ये इतना यूनिट काम करे 1 बटे 81 यूनिट, तो हमको 1 यूनिट यानी पूरा काम करवाना है, तो 1 यूनिट काम करवाने के लिए कितना हो जाएगा, तो 81 इधर आ जाएगा, 81 डे हो जाएगा। ठीक है, तो एक पूरा यूनिट काम करने के लिए 81 दिन लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 81, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, यूनिटरी मेथड से किया है, इसको आप एक और मेथड यानी एलसीएम मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें ना जब आप करोगे, क्योंकि मैंने खुद किया इस सवाल को सॉल्व कर रहा था मैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे आपको दशमलव में मिल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि यूनिटरी मेथड से इसको करना ज्यादा सरल रहेगा, तो हमने यूनिटरी मेथड से यहाँ पे कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज से आया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से। इसको ना हम सिंपल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आपको परेशान नहीं करते हैं, मतलब जो आपने सीखा है कक्षा 5 6 में सीखा होगा, 6 7 8 में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 के पावर N, या फिर इसको N को कहते हैं हम टाइम। ठीक है, ये टाइम है, तो ये हमने कर दिया। अब A होता है हमारा अमाउंट और चक्रवृद्धि मिश्र धन कहते हैं इसको, और ये P होता है हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और R होता है रेट, और N होता है समय। अब क्या कह रहा है सवाल में कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना, तो P दिया गया है, P कितना दिया है 16,000, कितना दिया है 16,000 रुपए, और क्या कह रहा है कि ये 20% रेट है, तो रेट जो है ना 20% पर एनम है, ये क्या है पर एनम है, यानी एक साल में आपको 20% का ब्याज देना पड़ेगा, और कह रहा है कि 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लग रहा है, तो टाइम कितना है, टाइम है आपके पास 9 मंथ, कितना है 9 मंथ्स, 9 मंथ्स यहां पे टाइम दिया गया है। ठीक है, 9 मंथ्स, तो ये जो है 9 मंथ्स, 3 चीजें दी गई, तीनों लिख लिया है। हमको क्या चाहिए, हमको अगर अमाउंट निकालना है तो P चाहिए 1 प्लस R चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है तो आराम से निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का क्या मतलब होता है, जैसे 1 साल होता है तो 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, अगर इसको आप 4 महीने 4 भागों में बांट दो, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो यहाँ पे 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो ये आपका क्या बन गया 3 3 6 3 9 3 12, तो मतलब क्वार्टर का क्या मतलब होता है 3 मंथ, 3 मंथ। ठीक है, तो ये जो आपका ब्याज यहाँ पे काउंट होगा ना वो 3 मंथ बाद होगा। जैसे एक होता है एनुअल ब्याज लगना, एनुअल ब्याज का लगना का मतलब है कि जैसे आपने जो भी पैसा लिया उधार, तो उस पर जो इंटरेस्ट देना होगा वो साल भर पर, जब साल बीतेगा ना तब इंटरेस्ट जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर 3 मंथ में इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा, फिर अगले 3 मंथ में इंटरेस्ट जुड़ेगा, फिर अगले मंथ में इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। तो क्वार्टरली लग रहा है, ये क्या है पर एनम है, तो ये पर एनम मतलब ये 12 मंथ के लिए 20% है, तो एक क्वार्टर के लिए कितना हो जाएगा, तो जब क्वार्टर के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे,
क्वार्टर के लिए, तो एक क्वार्टर के लिए जब निकालोगे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर से हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, तो क्वार्टर के लिए लगाओगे तो 4 से आपको भाग देना होगा, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4। तो अगर 4 क्वार्टर हैं और हमारा ब्याज क्वार्टरली लग रहा है तो एक क्वार्टर में कितना लगेगा? तो एक क्वार्टर में 4 से भाग देंगे, यानी कि 5% हमारा ब्याज लगने वाला है अगर क्वार्टरली कंपाउंड होगा। तो मतलब आर के जगह पे हम 5 रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है हमारा इंटरेस्ट रेट। और क्या कह रहा है कि ये ना 9 मंथ के लिए लग रहा है। अच्छा, तो 9 मंथ के लिए क्या यहाँ पर एन की जगह पे आप डायरेक्ट 9 रख दोगे? नहीं, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? आप देखो कि भाई ना हमारा 9 है, तो 9 है और हर क्वार्टर पर हमारा ब्याज लग रहा है। एक क्वार्टर में 3 मंथ हो रहे हैं, तो 9/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मतलब हमको ना 3 क्वार्टर के लिए देना पड़ेगा, 3 क्वार्टर के लिए। ठीक है, कितने क्वार्टर के लिए? 3 क्वार्टर के लिए हमको ब्याज देना है। भाई ब्याज लग रहा है क्वार्टरली 5%, लेकिन हमको देना कितने महीने तक? 9 ही मंथ तक, मतलब 3 ही क्वार्टर तक देना है ना। 3 3 6 3 9, तो 3 ही क्वार्टर के लिए देना है। तो हम यहाँ पे एन की जगह पे 3 रख देंगे, बस हो गया हमारा हल। ठीक है, तो इसको हल कर दो जल्दी से, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी, तो पी की जगह पे रख देंगे 16,000 और यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस आर बराबर कितना है? 5 और बटे 100 और यहाँ पे एन बराबर 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 16,000 और ये 5 यहाँ पर 20 बचे 100, तो 20 एकम 1, ये 21/20 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, ये 16,000 और पावर को इधर हम क्या करते हैं? इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 20 21/20, फिर लिखेंगे 21/20। अब ये देखो, तो यहाँ पे 2 ये 0 सब कट जाएगा, 3 0 खत्म, ये 2 4 2 8 8 2 16, ये 2 हो जाएगा। अब 21 और 21 का गुणा करते हैं 441 होता है, 21 और 21 गुणा 441 होता है, 441 लिख लेंगे और 21 गुना होता है 42, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 441 गुना कितना हो जाएगा? 882। तो यहाँ पे 882 लिख दिया और ठीक है, 2 चौको 8, फिर 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17। तो यहाँ पे ये लिख दिया, ये 2 आ गया, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 और ये 7 1 8, इतना 18,522। तो ये टोटल जो अमाउंट निकला है, अमाउंट निकला है चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये 18,522 निकला है, इतना रुपया निकला है। तो ये तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है, मतलब कि अब जो मतलब पूरा जो वैल्यू हो जाएगा, मतलब 9 मंथ जो बाद पूरा पैसा हो जाएगा आपका, वो कितना हो जाएगा? तो मूलधन आपका 16,000 वो चुकाना पड़ेगा 16,000, और साथ ही साथ जो ब्याज है वो भी चुकाना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट आ रहा है, अमाउंट में प्रिंसिपल भी है और ब्याज भी है। तो ये क्या कर रहा है कि आप बताओ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, हमको सिर्फ ब्याज बताना है, यानी कि सीआई बताना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको जब सीआई बताना है तो सीआई बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप अमाउंट कितना 18,222 आया है, इसमें से 16,000 घटा दो, इसमें 16,000 यानी कि ये आपका जो था कितना आया? 18,522 है, इसमें से 16,000 प्रिंसिपल घटा दोगे तो यहाँ पर 16,522, यहाँ पे लिख दिया हमने 522। इसको जब घटाओगे कितना आ जाएगा? 2 2 5 और ये कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे 2522 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितना? 2522 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा, 2522। ये ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये भी सवाल हमारा हो गया। अब ये देखो फिर से एक चित्र वाला सवाल, यानी कि ये जो सवाल है ये कहाँ से आया है? ये सवाल आया है फिर से अगेन नॉन वर्बल रीजनिंग से, और वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज, वाटर इमेज। तो मिरर इमेज वाले चैप्टर से ये सवाल आया। अब ऐसे सवाल को करते कैसे? ऐसे सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होता है? ये देखना होता है कि भाई देखो मिरर है ना, तो मिरर में जो भी चीजें लेफ्ट में होती है वो राइट में दिखती है, और जो राइट में होती है वो लेफ्ट में दिखती है। तो हमको क्या करना है? बस इतना देखना है कि भाई ये जो सर्कल है यहाँ पे, ये सर्कल दिख रहा है, ये जो है सर्कल, छोटा सा सर्कल बना हुआ है, उसके राइट साइड को पेंट किया गया। तो राइट साइड को अगर पेंट किया गया है, जब ये हम मिरर में इसको देखेंगे तो लेफ्ट वाली चीजें राइट में दिखेंगी। यानी ये अभी किधर है? अगर इस पूरे फिगर को देखोगे तो ये लेफ्ट साइड में पड़ेगा, इधर लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट वाला है, ये राइट में दिखना चाहिए। यहाँ पे ये लेफ्ट में ही दिख रहा है, तो ये तो इलिमिनेट हो गया, खत्म। यहाँ पे राइट में दिख रहा है, यहाँ पे राइट में, यहाँ पे राइट में दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन देखो कि ये जो सर्कल है यहाँ पे, इसका ये वाला पार्ट रंगा गया है, ये वाला पार्ट रंगा गया है। तो जब मिरर में देखोगे, मिरर में जब हम देखेंगे तो मिरर में क्या होगा? ये अभी राइट वाला पार्ट इसका रंगा हुआ है, राइट वाला पार्ट रंगा हुआ है। जब हम इसको मिरर में देखेंगे ना तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट रंगा हुआ दिखेगा, इसका लेफ्ट वाला पार्ट रंगा हुआ दिखेगा। तो देखो कौन से में है लेफ्ट वाला पार्ट? तो तीनों में ही लेफ्ट वाला पार्ट रंगा हुआ है, तो इससे हमारा तो आंसर मिलेगा नहीं, तो इसको हटा देते हैं। अच्छा देखो ये है, ये आपको ये वाला चीज दिख रहा है, ये वाले। तो जब इसको देखोगे ना मिरर में तो ये लाइन तो ऐसे ही दिखेगी, और क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही दिखेगा, ठीक है, वैसा ही दिखेगा। तो अब देखो ये यहाँ पे ऐसा बना दिया, ये तो बिल्कुल गलत, 2 हमारे ऑप्शन गलत हो गए, ये और ये। अब ये देखना है दोनों में। अच्छा देखो ये वाली लाइन ना ऐसे खींची गई है ऐसे, और ये राइट में है, ये देखो राइट साइड में दिख रहा है। तो अब हमको ये लेफ्ट साइड में दिखना चाहिए, ठीक है, राइट में लेफ्ट साइड में दिखना चाहिए। और इस वाले लाइन के नीचे है, ये जो लाइन है इसके नीचे ये लाइन बना हुआ है। तो ये देखो इसके ऊपर बना दिया और ये ऐसे बना दिया है, ये ऐसे था अब ये ऐसे बना दिया, ये नहीं चेंज होगा ना। ये ऐसे मान लो जो चीज इतने पे झुकी हुई है
ऐसे अगर झुकी हुई है कोई चीज ऐसे, तो अब जब इधर देखोगे तो ये ऐसे झुकी हुई दिखनी चाहिए। तो ये अगर यहां से ये जो लाइंस हैं ये ऐसे झुकी हुई हैं, तो अब यहां पे देखोगे तो ऐसे झुका होना चाहिए, तो यहां पे ऐसे झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, बाद बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ये अगला सवाल। तो अब ये देखो, ये सवाल क्या कर रहा है कि एक्स वाई एंड जेड इन्वेस्टेड 45,000, 70,000 and 90,000 respectively to start a business. At the end of 2 years, they earned a profit of 1,64,000 rupees. What will be the share of Z in the profit? अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि भाई मान लो कि आप लोग कल को आपका मन करता है कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कहाँ से लाओगे? तो आपको लगता है कि नहीं मेरे पास चलो 70,000 100,000 है, जो भी है, मान लो आपके पास है 50,000 है। आप फिर अपने दोस्त से संपर्क किया, आपने बोला, पूछा उसके पास कितना है, उसके पास 25,000 था। आप तीसरे दोस्त से संपर्क किया, उसको बोला हमारे पास 10,000 है। तो आपने क्या किया, सबको मिला दिया। अब मिलाने के बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया। मान लो कि कल कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लो गोलगप्पा बेचते हो, ठीक है, तो गोलगप्पा बेचते हो, मान लो कल को प्रॉफिट हो गया, तो क्या प्रॉफिट का जो शेयरिंग होगा सब में समान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर जो 50,000 लगाया था जो दोस्त, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा पैसा लगाया, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो उसको उसी के हिसाब से यानी कैपिटल के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा। जो 10,000 लगाया था उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो जितना भी प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का शेयरिंग जो होगा वो एक अनुपात में होगा ना, एक अलग अलग अनुपात में होगा। तो जिस अनुपात में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा यानी कैपिटल लगाया है, उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो अब ये देखो, 3 लोगों ने पैसा लगाया, तो हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में, पहले तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो निकाल लेंगे कि जो इतने पैसा लगाया उसका इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है। तो यहां पे ना एक फॉर्मूला याद रखना कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, जो भी जितने भी लोग हैं, तो प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट का रेशियो हम यहां पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट जो लगाया है इनटू टाइम, ये लिखते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो। समझ में आया बात कि अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो आप इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो निकालो। इसमें इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो। तो जैसे हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के लिए निकालते हैं, एक्स वाई जेड तीनों के लिए अनुपात निकालते हैं, तीनों के लिए, तो तीनों का अनुपात निकालते हैं। जैसे प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो सबने 2 साल के लिए लगाया, तो 2 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स ने कितना लगाया? एक्स ने लगाया है 45,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 45,000। और ये 2 साल के लिए लगाया, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, 2 साल के लिए। फिर यहाँ पर जो है वाई कितना लगाया? तो ये लगाया है 70,000, तो यहाँ पे 70,000 लिखो, 2 साल के लिए लगाया है, तो यहाँ पे कारण इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिखना है। फिर यहाँ पर जेड लगाया कितना? 70,000 नहीं 90,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 90,000 लिख दिया, 2 साल के लिए लगाया। अच्छा ये देखो, जब ये रेशियो में तो 2 से 2 वैसे भी कट ही जाएगा। फिर ये जो है यहाँ पर ये 3 जीरो तो वैसे ही कट जाएंगे, 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा कि यहाँ पर 45, रेशियो ये बचेगा 70, रेशियो बचेगा 90। ठीक है, अब इसको भी आप कट कर सकते हो, जैसे मैं कट करना चाहूँ तो कितने से कट हो जाएगा? 5 से कट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 5 45, 15 5 45, फिर 5 से इसको 5 से कम 5, और यहाँ पे 5 को 20, 14 5 70। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 18 5 90, ये 18 आ गया। तो ये हमने क्या निकाल लिया? ये रेशियो निकाल लिया। तो तीनों का रेशियो हमको पता चल गया कि 15 14 और 18 का रेशियो है। तो ये क्या है? प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया इनका, क्योंकि बोला ना कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो हमको पता चल गया। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया? ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो कितना लिख रहा? 15 × 14:18, ये हमको पता चल गया। अब देखो क्या कह रहा है कि टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है? इतना है। अब अगर रेशियो हमको पता है तो हम इसको मान सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू लेके कि ये मान लो कि इसका प्रॉफिट किसका? ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। तो जेड का प्रॉफिट मान लो 15 के है, कि हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। जब रेशियो को चेंज करते हैं ना, एक मतलब वैल्यू लेते हो आप यहाँ से निकाल करके, तो आप जो है कांस्टेंट लेना पड़ता है। 15 के और एक 14 के हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा? 18 के। अच्छा, तीनों को जोड़ दें तो तीनों को जोड़ के ही तो निकला है कितना? 1,64,000, यही तो निकला है ना, 1,64,000। तो ये निकल गया। अब ये सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? तो ये 15 और 15 30, ठीक है, और 15 यहाँ 45, और 2 और जोड़ देते हैं 45। नहीं तो गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, यहाँ पे लिखा है ना, ये 5 से भाग देंगे 15 नहीं आएगा भाई। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये 5 से हमने कहा था, मतलब इसको रेशियो को मतलब इसको और डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे, इसको और सरल करेंगे, तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा ना, तो मैंने 15 लिख दिया था। ठीक है, छोटा छोटा मिस्टेक कभी कभी
हो जाता है। तो यहाँ पे 5 9 45, फिर यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा 14 25 70, और ये कितना हो जाएगा 18 25 90, ये आएगा। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो लिख देते हैं 9, ये आपके पास x, ये y, ये z। रेशियो क्या है प्रॉफिट का 9 रेशियो 14:18, ये है। अब ने कहा कि इसको के कांस्टेंट वैल्यू ले लो, फिर 14 के जोड़ दो, फिर यहाँ पे 18 के जोड़ दो। सबका प्रॉफिट कितना है 1,64,000, कितना है 1,64,000, ये है। अब इसको जोड़ोगे कितना आएगा, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा, ये मान लो 10 10 20 और मान लो 10 30 हो गया, ठीक है। 30 3 33 और 8 8 3 11, 41 के, कितना हो गया 41 के बराबर कितना हो गया 1,64,000। अब यहाँ पे क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर लिख देते हैं के की वैल्यू। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 1,64,000 में 41 के भाग देंगे। अब 41 से जब भाग दोगे ना तो होगा क्या, 1,64,000 भागे 41, ये अगर करते हो तो देखो यहाँ पर 4 चौको 16, तो 4 बार में ये ना कट जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा तो कितना बचेगा 4000। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 4000। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि 1,64,000 का लाभ अर्जित किया, जेड का हिस्सा कितना होगा। तो जेड का हिस्सा कितना प्रॉफिट में, जेड का हिस्सा है 18 के, कितना है 18 के इसका हिस्सा है। तो 18 के जेड का हिस्सा है, तो यहां से लिख देते हैं ना जेड का हिस्सा कितना होगा 18 इंटू के। तो 18 के मतलब 18 और के का मान कितना है 4000, तो यहाँ पे 18 चौको कितना हो जाएगा 72, और ये 3 जीरो बढ़ा दिया तो 72,000 इसको प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा 72,000 इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो कल को आप लोग भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो प्रॉफिट का शेयरिंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना और टाइम के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला सवाल। इस सवाल में देखो निम्नलिखित संख्याओं का माध्यिका क्या है। तो माध्यिका हमको ज्ञात करना है। अब अगर हमको माध्यिका ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो माध्यिका जब भी यानी मीडियन ज्ञात करना होता है ना, तो जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं सब सारे ऑब्जर्वेशन आप करते हो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही या अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है लिख देता हूं। असेंडिंग मतलब सबसे पहले छोटा लिखूंगा, इससे बड़ा कौन है 14 है, फिर क्या है 16 है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 14 16 के बाद 14 है 16 है, और देन क्या आ जाएगा 26 26 के बाद 28 है, फिर क्या है 32 है, 32 के बाद आप देखोगे यहाँ पर क्या है 42, तो यहाँ पे लिख देंगे 42, और 42 के बाद क्या है 46, फिर बाद क्या है 49। अब जब भी आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो एक बार जरूर से ये गिन लो कि कितने यहाँ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 6 3 9, तो n इज इक्वल टू कितने हो गए 9 हो गए। यहाँ पे भी गिन लो 3 3 6 3 9 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको क्या किया है असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, और n कितना है n 9 है, और 9 होता है एक ऑड नंबर। क्या होता है ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर है तो हमारे पास मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है कि n अगर ऑड हो तो हमारा जो मीडियन जो होगा वो कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 बाई सेकेंड टर्म। ओके, तो n प्लस 1 मतलब 9 प्लस 1 बाई 2 टर्म, तो कितना हो जाएगा 10/2, यानी कि फिफ्थ टर्म हमको पता करना है बस, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ टर्म कौन सा है असेंडिंग ऑर्डर में, देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म कौन सा है सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 1 2 3 4 5, तो 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान रखना कि जब यहाँ पे n अगर आपका सम हो जाएगा यानी कि इवन नंबर हो जाएगा तो वहां पर फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। एवरेज लेना होता है, मतलब फॉर्मूला जो है n बाई सेकेंड टर्म प्लस n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद बटे 2 करना होगा। ओके, ये लेना होगा, ऐसे आप यहाँ पे मीडियन निकालोगे। तो ये हो गया हमारे पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला जब n इज इक्वल टू इवन हो, ठीक है। तो कल को ऐसा सवाल बन जाए तो ध्यान रखना इस बात का भी। अब ये देखो अगला सवाल, यहाँ ये जो सवाल है ना ब्लड रिलेशन से आया, यानी रीजनिंग से सवाल आया, ब्लड रिलेशन से सवाल आया है। मैं एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ब्लड रिलेशन से ये सवाल यहाँ पे आया हुआ है, तो ये आप समझ गए, इसका आंसर समझ गए, हो गया। ओके, तो ये जो है ब्लड रिलेशन का चैप्टर है, मतलब सवाल पूछा गया ब्लड रिलेशन चैप्टर से। सीमा इज द नीस ऑफ अकरम। अब कई लोगों को नीस नहीं पता होगा क्या होता है, मतलब पता तो होगा, सबको पता होगा, ठीक है। भतीजी क्या होता है सबको पता है ना, भतीजी कौन होता है,
लेकिन रिलेशन बनाने में आपको हो सकता है दिक्कत हो, कोई बात नहीं। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी रिलेशन ट्री बनाएंगे। तो रिलेशन ट्री हम बनाते हैं, अभी मे भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप पहले नहीं पढ़े हो तो जो हम अभी करेंगे शायद आपको ना समझ में, घबराना नहीं। जब भी हम यूट्यूब पे लेकर के आएंगे या फिर पेड कोर्स में जब बता देंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए मैं इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देता हूं बस। अकरम की माँ रीना है, तो मैं ना यहां से शुरू करता हूं। अभी अकरम की माँ रीना है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे अकरम, और जो मतलब ऊपर जनरेशन में ऊपर जा रहे हैं तो हम ऐसे दिखाते हैं उसको वर्टिकल लाइन से। तो ऊपर जा रहे हैं, अकरम की माँ कौन है, रीना, यहाँ पे लिख देते हैं रीना। और क्या कह रहे हैं, कमला इज रीनाज मदर, मतलब रीना की भी मदर है, वो कौन है, कमला, यहां पे लिख दिया कमला। फिर क्या कह रहा है, कमलाज हस्बैंड इज राकेश, तो इनकी शादी हो जाएगी किसके, कमला से, कमला का शादी हुआ है राकेश से, ठीक है। मंजू इज द मदर इन लॉ ऑफ राकेश, तो मदर इन लॉ कौन होता है, तो राकेश की जो पत्नी होगी, इसकी जो माँ होगी वही तो मदर इन लॉ होगी, तो मंजू हो जाएगी एक जनरेशन और ऊपर। फिर क्या कह रहे हैं, रवि इज द हस्बैंड ऑफ रीना, तो रीना का भी शादी हो गया, वो किससे हुआ है, रवि से, रवि इसका पति है। कह रहा है हाउ इज रवि रिलेटेड टू राकेश, तो रवि का बस पता करना है राकेश से कैसे रिलेटेड है, ये रवि है। हाउ इज रवि रिलेटेड टू, ध्यान रखना, पूछ रहा है कि रवि कौन लगता है राकेश का, तो ये देखो ये राकेश है, ये राकेश की पत्नी है, ये राकेश का कौन है, बिटिया है, ये राकेश की तो बिटिया होगी क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है ना, तो ये हो जाएगी इसकी डॉटर। और डॉटर का पति कौन होता है, ये डॉटर की पति कौन होता है, सन इन लॉ यानी कि दामाद, तो यहाँ पे सन इन लॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रवि कौन है, रवि है राकेश का दामाद। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सेम सवाल रिपीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, ये कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड द टू वैरायटीज ऑफ राइस, वन कॉस्टिंग 60 रुपीज पर केजी एंड अनदर कॉस्टिंग 95 रुपीज पर केजी बी मिक्स्ड टू गेट अ वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 70 रुपीज पर केजी। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए ना, हम लोग पढ़ेंगे, इसका चैप्टर होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा मिक्सचर का चैप्टर। अब देखो जैसे दो अलग अलग प्राइस की चीजें हैं, मतलब एक राइस इतना पे मिल रहा है, एक दूसरी चीज है उतने रुपए पे मिल रहा है मान लो। अब दोनों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद कितना रुपए का हो जाएगा, मतलब उसकी प्राइस कितनी होगी, उससे रिलेटेड सवाल पूछता है। तो एक जो यहाँ पर है ना, कह रहा है कि वैरायटी ऑफ राइस है, दो वैरायटी है, तो एक जो वैरायटी है वो 60 रुपए पर केजी मिलता है और दूसरा जो है वो 95 रुपए पर केजी मिलता है। अब इस हिसाब से आपको मिक्स करना है, मतलब रेशियो बताना है आपको, किस रेशियो में आप दोनों को मिक्स करोगे कि जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसका जो कॉस्ट पड़ेगा वो 70 रुपए पर केजी पड़ेगा। तो ये हमको पता करना है, तो रेशियो बस पता करना है। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं चीपर, क्या लिखते हैं, अभी देखो दोनों चीजें बता देंगे। एक पहले आपको ना, मतलब इसका बहुत आसान एक चीज होता है, ट्रिक होता है कह सकते हो, चीपर अनुपाते डियरर। डियरर मतलब होता है, इसको कहते हैं हम सस्ता, जो सस्ता है कम महंगा है, और जो महंगा है, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो चीपर वाले का कितना है, चीपर वाले का 60 रुपए पर केजी, तो 60 लिखोगे, और डियरर वाले का यानी कि महंगा जो है उसका क्या है, वो है 95 रुपए, तो यहाँ पे 95। अच्छा जो फाइनल कितना मिलना चाहिए, फाइनल 70, तो यहाँ पे 70 लिख दो। अब क्या करो कि 95 में से 70 घटा दो, तो 95 में 70 घटाओगे कितना आएगा, अब कहोगे सर 25 आ जाएगा। अच्छा 60 में से आप यहाँ पे घटा दो, 60 में से मतलब देखो 70 बड़ा है ना, तो 70 में से घटाओगे, तो 70 में से आप यहाँ पे 60 घटाओगे, 70 में से 60 घटाओगे, यहाँ पे 10 आएगा। इन दोनों का रेशियो बस निकाल देना है, आपका आंसर आ गया। तो 25, यहाँ पे 25 लिखा, रेशियो 10, तो ये 5 से काट दोगे, 5:2। तो ये जो है चीपर, ये चीपर पहले था, डियरर था, तो चीपर और डियरर का आ गया यहाँ पर रेशियो। क्या कह रहा है, ताकि प्रति किलो वाले चावल प्राप्त हो, प्रति किलो वाले चावल प्राप्त, व्हाट रेशियो शुड बी द टू वैरायटीज आप कॉस्टिंग 60 रुपीज एंड अनदर कॉस्टिंग इतना, पे मिक्स टू गेट वैरायटी ऑफ। देखो तो यहाँ पे ना पहले देखो सवाल में पहले लिखा है क्या, पहले चीपर वाला और बाद में डियरर वाला लिखा है, इसलिए जो रेशियो होगा पहले चीपर वाला आ गया 5 और ये 2 आ गया, तो 5:2 में आपको करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला, वो मैं बता देता हूँ कि चीपर और डियरर, तो जो चीपर होगा यहाँ पे लिखोगे, जो चीपर होगा और जो डियरर है यानी कि जो महंगा है, दोनों का जो अनुपात होगा वो कैसे निकलेगा, तो D माइनस M, यानी कि डियरर यानी कि जो महंगा है उसमें से जो मिक्सचर का प्राइस है कितना 70 बटे कर दोगे कितना यहां पर मिक्सचर माइनस चीपर वाला, ठीक है। तो आप देखो डियरर कितना है, डियरर था हमारे पास 95 माइनस मिक्सचर का कितना है 70 बटे क्या है मिडिल मिक्सचर वाला कितना है 70 माइनस ये कितना था हमारे पास चीपर वाला कितना था, चीपर वाला 60 था, यहाँ पे कर देंगे 25 बटे कितना हो जाएगा 10, ये कितना निकल जाएगा 5:2, 5:2 निकल करके आ गया है। तो ये 5:2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोनों तरीके से बता दिया, ये फॉर्मूला होता है, बाद बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं।
ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा चीपर, डियरर, और ये डी माइनस एम अनुपात एम माइनस सी, ये ना मैंने डी माइनस एम माइनस सी। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। ये जो है अभी हम लोग कोर्स में भी हमने शुरू किया है कोडिंग डिकोडिंग, और आज ही मैं उसका क्लास ले रहा था कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये जो है कोडिंग डिकोडिंग से ही सवाल है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रिंग इज, क्या लिखा है स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग लिखा है। स्ट्रिंग के नीचे क्या है, इसे ऐसे लिख लो यहाँ पर परसेंटेज, और फिर क्या है बराबर, और ये क्या है कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है ऐसा बना हुआ है। देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस है, फिर ये डॉलर वाला है, ठीक है। तो 3 लेटर हैं, देखो ऊपर 3 लेटर, अरे सॉरी 6 लेटर, और यहाँ पे 6 सिंबल्स बने हुए हैं, 6 लेटर 6 सिंबल्स। फिर आगे देखोगे तो उसी तरीके से प्रेज का भी लिखा हुआ है PRAISE, इसका भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और देन यहाँ पर ये वाला सिंबल है, और देन ए लिखा हुआ है @ फिर यहाँ पर माइनस, फिर परसेंटेज लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है गुणे। पूछ रहा है ग्रेप्स बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। देखो अभी मैंने कोर्स में ये वाला चीज नहीं पढ़ाया है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, बट एक चीज ध्यान रखना, ये होता है डायरेक्ट कोडिंग वाला सवाल है। डायरेक्ट कोडिंग मतलब क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट पुट कर देना है, मतलब कोड पुट कर देना है। तो जैसे ना ये देखो यहाँ पे लेटर है कौन आर, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, तो आर के नीचे देखोगे ये बना है, आर के नीचे ये वाला सिंबल बना है, और कौन सा मिल रहा है यहाँ पे आई है, तो ये आई है और आई के नीचे माइनस है, और यहाँ भी देखोगे आई के नीचे माइनस है। तो ऐसे सवालों में ना कुछ नहीं करना होता है, जो इसके सामने नीचे लिखा हुआ है वो उसका कोड है। जैसे हम कहें पी का कोड ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ए का कोड @ एस का कोड परसेंटेज, ई का कोड एक्स हो जाएगा बस। अगर कॉमन मिल गया कि भाई आर यहाँ पे भी आर यहाँ पे भी, दोनों का कोड सेम है, मतलब सब हमको क्या करना है डायरेक्ट पुट कर देना है। तो यहाँ पे किसका नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है ग्रेप्स का। तो जी का क्या रखेंगे, तो जी का आपको हो गया, यहाँ पे जी है क्या, जी यहाँ पे है, तो जी का क्या हो जाएगा परसेंटेज, तो परसेंटेज लिखोगे। आर का क्या हो जाएगा, आर का यहाँ पर ये था तो ये ऐसे बना दोगे, आर ऐसे बना दिया। ए का देखोगे, ए का क्या था @ तो यहाँ पे @ बना दिया। पी का हम देखें तो पी कहाँ पे, पी यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क। फिर ई का देखेंगे, ई कहाँ पे, ये गुणा हो जाएगा। एस का कहाँ पे, तो एस यहाँ पे, ये परसेंटेज। तो ये आपका आंसर निकल गया, बहुत आसान है। तो परसेंटेज आना चाहिए सबसे पहले, देन ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल, तो ये वाला तो आंसर हाँ ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ये नहीं होगा। फिर तीसरे में होना चाहिए @ तो यहाँ भी है, ये वाला भी नहीं होगा। फिर चौथे में होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, तो चौथे में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। तो ये एक और सवाल है कि राखी मूव्स टुवर्ड साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो राखी है यहाँ पे, ये राखी है और ये क्या कर रही है साउथ ईस्ट। तो आपको ना ये जो चैप्टर है ये है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस से। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको पता है कि हमारे पास 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और ये होता है आपका वेस्ट। अब ये आपको पता है कि इनके बीच में होता है साउथ ईस्ट, और इनके बीच में होता है साउथ वेस्ट, इनके बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट, इनके बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट। ये सारे डायरेक्शंस होते हैं। कुछ मेन डायरेक्शंस है जिसको कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं 4, और 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। तो ये मिलकर 8 डायरेक्शन हो गए। तो ये 8 डायरेक्शन है। अब ये कह रहा है ना कि राखी मूव्स टुवर्ड साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान लें, साउथ ईस्ट मतलब ये राखी इधर जा रही है, तो राखी को भेज देते हैं इधर। तो यहाँ पे गई कितना, 10 मीटर गई है। कितना गई है, 10 मीटर गई है उधर। देन सी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट किधर होता है, इधर होता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इधर जा रही है। तो इधर गई कितना, जा रही कितना भाई, तो ये जा रही है मूव्स टुवर्ड वेस्ट टुवर्ड डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। तो ये 15 मीटर। अब देखो अगर ये 10 है तो 15 तो इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि अगर ये 10 यहाँ पे आई है यहाँ पे, तो ये वाला दूरी जो है ये अगर 10 है तो ये कर्ण का काम करेगा। आपको पता है ना कि हाइपोटेनस का काम करेगा। तो ये वाला हमेशा, ये वाला जो होगा, अगर आप हाइपोटेनस बनाओगे यहाँ पे, मतलब ये हाइपोटेनस और यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, ये हमेशा 10 से छोटा होगा ना, क्योंकि ये तो कर्ण हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब देखो यहाँ से अगर ये वेस्ट में जा रही है तो मतलब कि ये 10 से कम होगा, और क्योंकि हमको 15 मीटर इसको लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है इसको क्रॉस कर जाएगी। ये क्या करेगी, इस लाइन को क्रॉस कर जाएगी। तो हम मान के चलते यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक। तो ये हो गया 15, ये 15 मीटर यहाँ से चल के यहाँ तक। फिर क्या कह रहा है
कि फ्रॉम हियर सी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पहुंच जाती है, फिर से ये क्या करी, यहाँ से जाके नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सा होता है, ये वाला, मतलब यहाँ पे अब ये रेफरेंस बन गया तो इधर जा रही है अब, और इधर कहाँ कितना जा रही है, 10 मीटर। अब देखो कि ये ना एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये देखो पैरेललोग्राम बन जाएगा कि नहीं, ये अगर 10 है और ये कह रहा है ये भी 10 जा रहा है, तो इसी वाले साइड यहीं तक तो पहुंचेगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम बन जाएगा भाई। यहाँ पे जितना एंगल होगा 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री है, तो ये दोनों लेंथ बराबर होगा। ये यहाँ पर चला जाता है तो ये वाले लाइन के दम बिल्कुल इसी यहीं पे आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब ये जो है फाइनली सी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये 5 मीटर यानी कि 5 मीटर यानी कहीं यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये 15 है तो ये 5 यहाँ पे छोटा ही होगा, यहाँ पे पहुंच जाता है। कहाँ पे, फाइनली ये पहुंच गया है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे ये पहुंच गया है, पहुंच गई है, ठीक है, राखी। अभी क्या रहा है, स्टूड एट द पॉइंट। अब कह रहा है हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द फाइनल पोजीशन फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था इसका, मान लो ये ए था और ये ओ है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी ये बताना है। ये 15 है तो ये टोटल भी कितना होगा 15, 15 में से 5 घटा दोगे तो ये कितना बचेगा 10, तो 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो है टोटल 15 सवाल पूछे गए थे आपके, 28 में से 15 सवाल टोटल आ गए थे आपके मैथ और रीजनिंग से। तो कभी 18 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 15 क्वेश्चन की शिफ्ट में, कभी 16 क्वेश्चन, तो मतलब 15-18 के आसपास क्वेश्चन का वेटेज है। और अगर 15-18 मैथ रीजनिंग मिलाकर आ रहा है तो ठीक ठाक वेटेज है, क्योंकि 15 मतलब समझ लो कि 15-5 75, 15 भी आया है तो यहाँ पे 75 नंबर आपको ये दिलवा रहा है, 75 नंबर आपको दिलवा रहा है, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। 25 क्वेश्चन, 28 में से 25 क्वेश्चन, 25 को 100 का होता है, 100 में से 75 मतलब अगर 16 क्वेश्चन आ गए मान लो, या फिर 17 क्वेश्चन आ गए, तो 17 चौको 68, कितना हमने बोल दिया 15, अच्छा 5 से गुणा कर दिया, सीवीटी वाला याद आ गया हमको, सीवीटी में 5 नंबर का होता है, सॉरी, तो यहाँ पे 4 नंबर का होता है, तो 15 चौको 60 होगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन भी आ रहा है तो 100 में 60 का वेटेज है। मान लो किसी शिफ्ट में 18 आ गए तो 18 चौको 72 का वेटेज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मतलब 60 से 72 का वेटेज ये रख रहा है, तो छोटा मोटा मतलब कम तो नहीं है, काफी है। तो ये जो है टोटल हमने यहाँ पर सोल्यूशन किया शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 2 का भी करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, जो भी हमने समझाया पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप जरूर बताएगा कि नेक्स्ट पार्ट के लिए आप एक्साइटेड हो कि नहीं, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट में सेकेंड शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे वो बताएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू पे आपको मतलब पता चल जाता है ना, कमांड आ जाता है अगर पीवाईक्यू पे, तो आपको एक दिशा मिल जाती है, गाइडिंग लाइट है एकदम, आपको ये पहुंचा देगा आपके लक्ष्य तक। पीवाईक्यू पता रहेगा, आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सब कुछ पता चल जाता है। तो ये जो है आप कोर्स में आ सकते हो, कोर्स में हमारी शानदार तरीके से क्लासेस चल रही हैं। अभी जो है आपको 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो 2499 ये कोर्स मिल जाएगा। चाहे BA BSc BEd हो, BA BEd हो, कॉमन BEd हो, ये सब यहाँ पे नॉन डोमेन बैच भी आपको मिलेगा। मतलब आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ रीजनिंग मैथ और जीके जीएस पढ़ना है, रीजनिंग मैथ जीके जीएस करंट अफेयर पढ़ना है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो नॉन डोमेन, यानी कि उसमें डोमेन नहीं रहेगा, डोमेन के जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो सब नहीं रहेगा। तो इसमें नॉन डोमेन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाएगा, आपको जीटी मिल जाएगा, और आप हाँ जीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब इसमें मिल जाएगा, डोमेन नहीं मिलेगा, मतलब लैंग्वेज और डोमेन वो सब नहीं मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर कल, ठीक है, हो सके तो कल या परसों मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।